खा पी के आऊँगा। बैचलर लोग तो संडे को कपड़ा धोते हैं और बढ़िया से उस दिन चिकन उकन बनता है। चलो आगे। खैर 51 पे आपको दिख रहा होगा चाइना। चाइना की स्टोरी दिख रही है। तो सर अभी चाइना वाला नहीं पढ़ेंगे, अभी अफगानिस्तान का आगे आइए एक बार। पेज नंबर जो बोलो उसको ओपन करिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान शुरू किए थे तो पहले उसको थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं। तो आप आएंगे सीधा कहाँ, पेज नंबर 62, पेज नंबर 62, 62। ठीक है, नहीं है ना, ये पकड़ो, 62। अरे जोर से बोलो, आगे क्या? कोई खाक नहीं लग रहा आया आज। अच्छा प्लीज एक बार स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जोर से बोलना है, यस और नो। अब थोड़ा आगे आओ, अभी आया ना 62 पे देखना, जो मैं आपको कल जिनको भी बताया था, और कल जो लोग भी अब्सेंट किए थे या नहीं पढ़े थे, चिंता नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप जो है यहाँ से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? तो पेज नंबर 62 मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और यहाँ से आपको नॉर्मली दिमाग में रखना है क्या करना है। यही अफगानिस्तान आगे चल के फिर कंटिन्यू होगा जो मैंने कल नोट्स दिया था। तो जिनको नहीं नोट्स मिला उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो नोट्स कल दिया गया था वो कल के क्लास के बाद कंटिन्यू होगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? पढ़ाओ ना? चलो तो पेज नंबर 62 पे आओ। पहला लाइन देखना जरा ध्यान से, अफगानिस्तान इज ए वार टॉर्न कंट्री। वार टॉर्न मतलब एक ऐसा देश जहां पे हमेशा लड़ाई मारपीट होता रहा है कॉन्टिन्यूअस। और मैंने कल एक बात बोला था, इधर जिस देश में या जिस परिवार में अगर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे, वो परिवार या वो देश कभी डेवलप नहीं कर देगा, कभी नहीं। एकदम आप लिख के ले लो, चाहे वो कितना भी सर्वगुण संपत्त हो लो, और लड़ाई अगर डेली होता हो किसी फैमिली में या किसी कंट्री में, तो देश डेवलप ना फैमिली डेवलप करेगा ना देश डेवलप करेगा। तो याद रखना ये लाइन आपको यूज करना है, क्योंकि मैं बार बार यूज करूंगा। अफगानिस्तान इज ए वार टॉर्न कंट्री। सोच के देखो, आपको बता रहा हूं, अफगानिस्तान सबसे पहले आजाद हुआ था अंग्रेजों के चुंगल से, और कमाल की बात है कि आज अफगानिस्तान सबसे पीछे है लगभग, ऑलमोस्ट। क्या सुन पा रहे हो? क्या देना है लड़ाई का? इसका मतलब क्या, लड़ाई करना चाहिए? सर फैमिली में नहीं करना चाहिए, बाहर भी नहीं करना चाहिए। आना सेकेंड पॉइंट, अफगानिस्तान इज ए जियो पॉलिटिकली लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट। किन लोगों को पढ़ाया था मैंने बोला था कि सर कोई ऐसा देश दो तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। एक, वो ऐसे जगह पे है कि आप उसको बिना पार किए नहीं जा सकते हो। मान लो अगर इंडिया जाना चाहता है ईरान के थ्रू होते हुए अफगानिस्तान में, बस एक बार समझ लो, जो नहीं जानते, जो जानते हैं ठीक है। ये देखना, ये रहा आपका इंडिया, देख पा रहे हो? इंडिया जाना चाहता है अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान जा नहीं पाएगा, क्या कि बीच में हमारा सबसे अच्छा दोस्त है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमको रास्ता नहीं देता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, इंडिया से पहले कहाँ जाते हैं? ईरान, जिसको चाबहार पोर्ट आप जानते हैं, और ईरान से फिर होकर हम कहाँ जाते हैं? अफगानिस्तान। तो मुझे एक बात बताओ, ईरान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो ईरान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां ज्यादा संसाधन है, या फिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोकेशन ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लोकेशन ना, वो ऐसे जगह पे है कि हम उसके बिना होके नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज किया है जियो पॉलिटिकली, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या? लोकेशन। मतलब भू राजनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंट है, ना कि संसाधन वाइज। अब जैसे कोई एक ऐसा देश है जहां पे खूब हल्दी मिलता है, तो लोकेशन के थ्रू इंपॉर्टेंट हुआ कि संसाधन के लिए इंपॉर्टेंट हुआ? रिसोर्स के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। तो ईरान हमारे लिए क्या? मसाला के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या चीज के लिए? लोकेशन के लिए। तो सर नेक्स्ट पॉइंट आना, ब्रिटिश। ये समझना जरा, ब्रिटिश समझ रहे हैं ना? ब्रिटिश मतलब पुर्तगाली। तो ब्रिटिश ट्राइड मेनी टाइम्स बट नेवर सक्सीडेड। सर बहुत बार ट्राई किया अफगानिस्तान में, लेकिन ब्रिटिश सक्सेस नहीं हो पाया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बट अब एक स्टेप नीचे आओ, थोड़ा और आगे समझो। ब्रिटिश ट्राई टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई समझते हैं ना? घेर लेना, कैप्चर करना। ऑक्यूपाई अफगानिस्तान टू प्रिवेंट रसिया टू हार्म ब्रिटिश। देखो अंग्रेज जो थे ना, वो ब्रिटिश मतलब जो है, ये लोग क्या करते थे? इधर देखो, ये रहा मान लो इंडिया, और ये सपोज ऊपर में मान लो भी रसिया, और लेट से ये रहा मान लो अफगानिस्तान। क्या सुन पा रहे?
अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाया, और बफर स्टेट का मैंने क्या समझाया था कि कोई भी ऐसा देश, जो देश हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से कैप्चर में रखते हैं ताकि कोई तीसरे का आक्रमण ना हो हमारे पे। तो मतलब अगर रसिया हम पे आक्रमण करना चाहता है तो उसको किससे गुजरना पड़ेगा, अफगानिस्तान से। तो मैंने बोला था कि अंग्रेजों ने जरूर अफगानिस्तान को गुलाम बनाया था, लेकिन गुलाम बना के सिर्फ एक ही बात बोला कि तुम अपना ऐश करो, बस तुम रसिया को आने मत देना। बस अभी इतना नॉर्मल समझना। अब इसके आगे नेक्स्ट आएंगे, जिस तरीके से भूटान पढ़ाया था मैं, तो भूटान में बफर स्टेट, भूटान को बफर स्टेट कौन बनाया है, इंडिया। क्या बोला, किसको नहीं आने देना, चाइना को। यहाँ किसको बोला, रसिया को नहीं आने देना। जरा नीचे आओ, ब्रिटिश रसिया टू हार्म इंडिया एंड सेव ब्रिटिश इंडिया। मतलब सीधा चाहता था अंग्रेज कि बेटा अगर रसिया हमको आना चाहता है मारने तो पहले अफगानिस्तान से गुजरना पड़ेगा, और अफगानिस्तान में बीच में आके एक ही बात बोलेगा, तुमको मेरी लाशों से गुजरना पड़ेगा। जरा नीचे आओ, अफगानिस्तान एंड गोरखा पीपल। मैंने एक बात बोला था कि दो लोगों से बच के रहना लाइफ में, एक गोरखा से और दूसरा ज्यूज से, ठीक है। तो एक गोरखा और दूसरा कौन, ज्यूज। गोरखा लोग क्या होते हैं, नेपाली, मतलब नेपाली गोरखा का अलग होता है सर, बड़ा मारते हैं लोग। तो गोरखा नेपाली से थोड़ा बच के रहना और ज्यूज से बच के रहना। उसी तरीके से अफगानिस्तान में भी ध्यान से समझना, ब्रिटिश ने दोनों जगह पे ट्राई किया है। नेपाल में भी ट्राई किया था, लेकिन ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था, एक सगौली की संधि आप लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे जानबूझ के अंग्रेज का एक अपना अपना रहता है। क्या अंग्रेज ये जानता है अपने आपने बात को कि जिससे नहीं जीत पाओ उससे दोस्ती कर लो। नेपाल में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब उसको खूब गोरखा वाला मारा तो गोरखा सबको प्यार से इतना बड़ा बड़ा पद दे दिया, किसी को ब्रिगेडियर बना दिया, किसी को कर्नल बना दिया, उसी पोस्ट में बना दिया और बस अपने अधीन कर लिया। तो ब्रिटिशर्स जो है ये सब सर अलग गेम चलता है। बाकी याद रखिएगा, देह से पावरफुल होने से कोई फायदा ज़्यादा नहीं होता है। रहिए, बॉडी ऊभी बनाइए, लेकिन ये नॉलेज थोड़ा लेते रहिए, नहीं तो बाउंसर लोग कहाँ काम आते हैं, प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड में। देखते हैं आप, अरे समझ रहे हो आप नहीं समझ रहे हो तो सर आपका अगर बाउंसर के साथ साथ अगर आपके पास नॉलेज हो तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो डोले सोले और मछलियाँ बना के कोई फायदा नहीं है। खैर नीचे आइएगा। अब अफगानीज एंड गोरखा फॉट वेरी फायरसली अगेंस्ट ब्रिटिश, सो अफगान वाज ए बफर स्टेट फॉर ब्रिटिश, ताकि रसिया ब्रिटिश इंडिया तक ना पहुंचे। अच्छा क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अफगानिस्तान को मैंने क्या बोला, बफर स्टेट। क्यों बोला? क्योंकि अंग्रेजों ने उसको बना के रखा था कि रसिया हम तक ना पहुंचे। नीचे आना, नेक्स्ट। इन 1920 1920 अफगानिस्तान फर्स्ट कंट्री ऑफ एशिया टू बी लिबरेटेड। अफगानिस्तान पूरे एशिया में पहला ऐसा देश था जो अंग्रेजों से पहले ही आजाद हो चुका था। सोचो कब, 1900। हम कब आजाद हुए? कब? 47। किसी ने 36 बोला उधर से, 1947। तो सोचो हम लोग इतना लेट से आजाद हुए, अफगानिस्तान इतना पहले आजाद हुआ, फिर भी अफगानिस्तान की स्थिति क्या हमसे बेहतर है? बहुत खराब है। हम तो तुलना ही शायद अभी नहीं कर सकते, अब थोड़ा कोशिश कर रहा है बेचारा। अब जरा एक स्टेप नीचे आओ, ये लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा। तो अफगानिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ एशिया टू बी लिबरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश एंड येट इट इज मोस्ट अंडर डेवलप्ड टुडे बिकॉज यहाँ वार हमेशा होते रहता है। मैंने बोला ना, जिस देश में मारपीट होता रहेगा वो देश कभी भी तरक्की, क्या सुन पा रहे हो? तो अभी तक मैंने दो चीजें बताई। पहला ये बताया कि सर अफगानिस्तान में लड़ाई होता ही रहता है, उसका परिणाम ये है कि आज तक अफगानिस्तान उतना डेवलप नहीं कर पाया। जरा नीचे आओ, 1920 के नीचे। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था एंड वहां पे अफगानिस्तान कहीं ना कहीं इससे प्रभावित था। सो वी कैन से 1917 के बाद कम्युनिस्ट। देखो रसिया कम्युनिस्ट था, मैंने आपको नॉर्मल बोला था। अब रसिया कम्युनिस्ट था तो रसिया अगर जहां जाएगा वो भी क्या चाहेगा कि सबको कम्युनिस्ट बनाए। तो अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट हो चुका था। और मैंने कल के क्लास में एक बात बोला था कि अफगानिस्तान का जो राजा था वो राजा खुद कम्युनिस्ट को फेवर करता था। और कम्युनिस्ट मतलब क्या? रसिया। क्या सुन पा रहे हो? अब जरा नीचे आना और जीवन का आनंद लेना। 1917 के नीचे ना कहीं से प्रभावित। सो वी कैन से 1917 के बाद कम्युनिस्ट था। 1920 ब्रिटिश जब चले गए देन अफगानिस्तान का किंग टिल्टेड टुवर्ड्स कम्युनिज्म। 1920 में जब अंग्रेजों ने उनको पूरी तरह से लगभग आजाद किया, बोला कि ठीक है, तब उसके बाद लोग किसके तरफ चले गए? कहाँ? रसिया। मतलब कि कम्युनिस्ट हो गए। अब जरा नीचे आते जाओ। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2
वर्ल्ड वॉर 2 का डेट क्या था? 1939 से 1945-6। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहां पे वर्ल्ड इंटर इनटू कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हो गया? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। किसके बीच में? रसिया और अमेरिका। अब जरा नीचे आओ। अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, अब उसके बाद अफगानिस्तान रिमेन्ड रेड। रेड मतलब देखो लाल झंडा होता है ना, तो कम्युनिस्ट का जो होता है झंडा, वो देखोगे लाल सितारा होता है उसमें। कम्युनिस्ट का ये सिंबल है। जहां पे भी कम्युनिस्ट पार्टी आपको दिखेगी, कोई भी कम्युनिस्ट दिखेगा तो लाल झंडा होगा, उसमें सितारे भी होंगे। जैसे आप चाइना का झंडा देखेंगे उसमें भी आपको मिलेगा, सितारा मिल जाएगा आपको। समझ पा रहे? इसीलिए शॉर्ट फॉर्म उसको बोल दिया जाता है रेड। कम्युनिस्ट इज रेड। समझ पा रहे? तो सर रेड झंडा और उसमें सितारा आ गया तो उसी को बोलते हैं क्या? कम्युनिस्ट। लाल सलाम एक पहले चलता था, याद है किसी को? लाल सलाम अभी भी चलता है। तो लाल सलाम जो चलता है, तो लाल सलाम वो अलग है, ये लाल सलाम इधर नहीं है, लेकिन वो लाल सलाम कम्युनिस्ट से ही प्रभावित है। सुन पा रहे हो? और कम्युनिस्ट का बस अभी मोटा मोटा मीनिंग इतना समझ लो, जो गरीब के तरफ से बोल के, भले उसका भलाई करे नहीं करे, राजनीति गरीब के तरफ करता हो, फेवर गरीब के तरफ करता हो। अब जरा नीचे आओ। 1970 के बाद पाकिस्तान भड़काने लगा अफगानिस्तान के लोगों को कि कम्युनिस्ट जो है वो भगवान में बिलीव करता है, और अफगानिस्तान के लोगों को क्या बोलने लगा पता है? सुनो, कौन भड़का रहा है? सबसे प्यारा इंसान पाकिस्तान, जो कोर्स किया हुआ है हरामखोरी का। तो पाकिस्तान नहीं, अरे अभी मैं बता रहा हूं, अभी बताने तो दो, अभी कंप्लीट नहीं किया हूं सेंटेंस, अभी सेंटेंस पहले करने दो। देखो दो चीज कहना था इन लोग का। इन लोग का गॉड वुड से मतलब नहीं था। पाकिस्तान क्या बोल रहा है इधर देखो। पाकिस्तान सिंपल ये चाहता था कि अगर अफगानिस्तान, सुनना ध्यान से, अगर कम्युनिस्ट बन गया तो रसिया आ गया। अच्छा, कोल्ड वॉर तो चल ही रहा है अभी, और पाकिस्तान किसका फेवर कर रहा है? अमेरिका। तो अमेरिका को फेवर कर रहा है, तो अमेरिका तो बोलेगा ना किसको? पाकिस्तान को, कि बेटा भगा उसको वहां से। और पड़ोसी ही तो है कौन? अफगानिस्तान। अब इसने क्या जहर घोलना शुरू किया, बोला क्या यार, अफगान जो देश है वहां पे हमेशा मुस्लिम रहे हैं, और कम्युनिस्ट जो है वो आकर ये धर्म में ज्यादा बिलीव नहीं करता है। वो भड़का दिया क्या कि तुम लोग तो हमेशा अफगानी रहे हो ना, और अफगानी मतलब तुम लोग हमेशा क्या मुस्लिम रहे हो। अब ये कम्युनिस्ट आकर क्या कर रहा है, ये धर्म उनके नाम पे, क्योंकि गॉड उड पे बिलीव करता है नहीं, सबको बराबर समझ लिया, तो तुम्हारा देश, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म सब खत्म हो जाएगा। अब अच्छा, कुछ लोग को ये लग जाता है, कुछ लोगों को भड़काना बहुत आसान होता है। ये समझ गए हाँ यार, हम इतने सालों से तो अफगानिस्तान में हैं, हमारे मुस्लिम आबादी है सब, अब ये सब आ जाएंगे तो हिंदू भी आएगा, फिर वो भी आएगा, ये भी आएगा। अब कुछ लोग भड़क गए पाकिस्तान, मतलब बस अपने को सिर्फ यही चाहिए था। लेकिन किसके इशारे पे काम कर रहा था? पाकिस्तान को कोई टेंशन नहीं था। अरे पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? पाकिस्तान को तो बस इतना दिक्कत है कि सर हमारा जो काम है वो अफगानिस्तान सिर्फ हमारा अगर बात मान रहा है तो ठीक है, नहीं बात मान रहा है तो क्या है, बेकार है। सुन पा रहे? अब जरा एक स्टेप आगे आना, तो आगे आएंगे ध्यान से तो समझिएगा। ये पकड़िए। अब पाकिस्तान को भड़काने लगा अफगानिस्तान के लोगों के कि कम्युनिस्ट गॉड में बिलीव नहीं करते हैं और तुम लोग अल्लाह को मानते हो, और यहाँ जब शुरू से मुस्लिम रहे हैं तो फिर कम्युनिस्ट कैसे? इसलिए इस्लामिस्ट भड़क गए और राजा कम्युनिस्ट के खिलाफ गृह युद्ध शुरू हो गया। फिर लड़ाई, पहले से लड़ाई चली रहा था, फिर लड़ाई शुरू। मतलब अब क्या हो रहा है? अच्छा, क्या सभी सुन पा रहे हो? मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद ध्यान से सब यही रहना। कितने लोगों को नींद आ रही है? जिनको आ रही होगी सो जाना। अब समझना, अफगानिस्तान दो तरीके से अभी यूज हो रहा है। एक, अंग्रेज ने बफर स्टेट बना लिया। दूसरा, अब इधर से रसिया का इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में, क्योंकि वहाँ का राजा भी थोड़ा बहुत किसके तरफ ओरिएंटेड है? कम्युनिस्ट। अब वर्ल्ड वॉर का सीन जो चल रहा है, अभी इस वर्ल्ड का सीन चल, उसमें कोल्ड वॉर चल रहा है, और कोल्ड वॉर चल रहा है तो किसके भी चल रहा है? अमेरिका और रसिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला कि रसिया को भगा, पाकिस्तान ने जाकर अफगानिस्तान में बम पटक दिया कि कम्युनिस्ट भगवान पे बिलीव करते हैं नहीं, तुम लोग अल्लाह को मानते हो। अब इसके बाद अल्लाह खत्म हो जाएगा और यहाँ पे कम्युनिस्ट का पूरा राज हो जाएगा। कुछ लोग भड़क गए, और भड़क जाने के बाद अब आगे देखिए क्या करेंगे। तो यही बोलने लगे, क्या राजा को बोलने लगे कि राजा तुम बेकार हो, तुम कम्युनिस्ट को फेवर करते हो, हम तुमको मारेंगे, कहे कि हमारा देश किस चीज़ का? इस्लामिस्ट है। राजा का नाम क्या है? जहीर खान।
ठीक है, तो जहीर खान नहीं, जाहिर शाह। अब मैंने बोल दिया तो नाम याद रहेगा। जहीर खान को कितने लोग जानते हैं? मतलब नाम भी जो सुना होगा। अरे चलो कोई बात नहीं। तो पहला राजा का नाम क्या था? जहीर शाह। सुना ध्यान से, ये जहीर शाह, और मैंने कल जिनको क्लास लिया तो उस समय कल मैंने जहीर शाह के बारे में जिक्र किया था कि पहला राजा वही था जो कम्युनिस्ट की तरफ ओरिएंटेड था। अब जहीर शाह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गए कि आप रसिया को भगाइए। अब जरा देखिए इसके बाद अमेरिका कैसे इसका इंटरेस्टिंग लेगा। आइएगा नेक्स्ट। 1970 से 80 के बीच में इस्लामिस्ट आर दोज हु आर अपसेट विथ किंग। हमने नाम ही दे दिया इस्लामिस्ट। इस्लामिस्ट किसको बोला? जो राजा को सपोर्ट नहीं करके उनके खिलाफ विद्रोह कर रहा था। सुन पा रहे मेरी बात? नीचे आना। बिकॉज किंग बिलीव्स दैट रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट इस्लामिस्ट डोंट लाइक दिस। राजा का यह कहना था कि धर्म राजनीति में आना नहीं चाहिए। और जिन लोगों को मैं पहले पढ़ाया हूं तो मैं बोला था कि जब जब धर्म राजनीति में आएगा तो राजनीति का कबाड़ा होगा और देश का कभी विकास। तो धर्म अगर अलग रहे और राजनीति अलग रहे तभी किसी देश का विकास हो सकता है, नहीं तो विकास नहीं हो सकता। इसी वजह से बाबा रामदेव हो तो योग सिखाएं तो ज़्यादा ठीक है, राजनीति में ना आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो हर कोई का, क्योंकि रिलीजन जब आएगा, आपको बताया था ना चर्च का क्या था? चर्च राजा को सिखाता था कि काम कैसे करना है। पहले यूरोप में तो राजा कुछ कर ही नहीं पाता था। जैसी चर्च अलग हुआ राजा अलग हुआ, देखो कितनी तेजी से यूरोप डेवलप कर गया। तो यहाँ पे भी धर्म को अलग, राजा बेचारा मानता था लेकिन लोग माने, लोग बोले ना 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 ना, इस्लामिस्ट रहा है और इस्लामिस्ट रहेगा। कहाँ पे? इंडिया में, अफगानिस्तान में। जरा नीचे है नेक्स्ट। Islamists found support from Pakistan and Pakistan started creating political groups and Islamists to counter the monarchy and Pakistan was supported by America। अच्छा कमाल की बात देखो, पाकिस्तान इतना तेज है सर, बड़ा जल्दी ग्रुप बना लेता है वो। बता रहे हो, हरामखोर लोग जो होते हैं ना बड़ा जल्दी गैंग बना लेते हैं, बहुत जल्दी। अब जैसे जो टिकाता है ये सर, उसको कहीं लेके जाओ, बारात में चाहे कहीं, आधा घंटे बाद देखो उसने पूरा माहौल बना लिया हुआ है और 10-15 लोग झूल रहे हैं एकदम। भाई आप अभी तक बैठे हो कि नाश्ता कम मिलेगा, वो सेट हो गया हुआ है। और अरे समझ में नहीं आता उनको दोस्त कहाँ से मिल जाता है। और एक नहीं सर, उसके आसपास 10-15 और भाई, और गांव के लोग सोच रहे ये देखो पहले हम लोग को यहाँ नाश्ता नहीं मिला, पूरा एकदम खा पी के बैठा है। अब सर उन लोग जगह भी ढूंढ लेते हैं, आम का बगीचा, समझ रहे? अभी का आम का सीजन, अभी आम के सीजन में बारात में जितना लोग गए मैक्सिमम लोग आम में लुढ़क के पी पा के आता है। ये जो तरीका है मतलब मिडिल क्लास फैमिली का, नहीं बोलते हैं अमीर के शादी में और गरीब के शादी में यही फर्क है। अमीर के शादी में अच्छे से होता है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होता है, हाँ ऐसे नहीं एप्रन लोग पहनेंगे फिर थोड़ा दंगन रहने। और यहाँ पे मिडिल क्लास के शादी में पी के जब तक उल्टी नहीं किया तब तक शादी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो थोड़ा उल्टी होना चाहिए। नीचे आना नेक्स्ट। 1970 से पहले सुनना ध्यान से, ये जो मैं अभी समय बता रहा हूं, अभी मैं लगभग 1970 से 80 तक की बात बता रहा हूं। अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला ग्रुप बना, पाकिस्तान ने बोला तथास्तु। पाकिस्तान ग्रुप बना रहा है किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ इधर। लेकिन क्या आपको लगता है वो राजा के खिलाफ बना रहे? किसके खिलाफ बना रहे? रसिया के खिलाफ। उसको राजा से क्या प्रॉब्लम है? उसको तो प्रॉब्लम इस बात से है ना कि रसिया यहाँ पे आके बैठ गया और अमेरिका बार बार बोलता है क्या डेमोक्रेसी खतरे में है और लोग भी क्या है खतरे में है। अफगानिस्तान के लोग बोल रहे हैं भैया अपन ठीक हैं, अब तक चारों तरफ से ठीक ही चल रहा है, ये खतरा कहाँ से आ गया? अमेरिका बोला नहीं, आपको पता नहीं है, आप कहाँ पे हैं? खतरे में, रेड जोन में आए आप। और रेड का मीनिंग क्या होता है? कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट कौन था? रसिया। ये वर्ड यूज कर लिया गया। अफगानिस्तान के लोग को लगा कि अच्छा आज हमें पता चला है कि हम खतरे में हैं। अब आगे देखना जरा क्या करेगा। राजा को भड़काने के लिए ये इस्लामिस्ट को पकड़ा गया, पाकिस्तान ने ग्रुप बनाया और पाकिस्तान ने बोला कि राजा के खिलाफ करो। लेकिन एक बात जब बता दो आपको, इंडिया के हिस्ट्री में लोग पहले भी लड़ रहे थे लेकिन कभी भी हमको आज़ादी नहीं मिला। आज़ादी तब मिला जब एक ग्रुप बना। गांधी जी ने एक बात बोला कि जब तक एक संगठन एक ग्रुप नहीं बनाओगे तब तक आज़ादी नहीं मिलने वाला है, छिटपुट लड़ाई होते रहेगा। इसीलिए सर INC बनाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि सर एक पार्टी बनाओ कम से कम जिस पार्टी से सभी लोग जुड़ पाएं और एक साथ एनर्जी लगाएं। नहीं तो 1857 का भी विद्रोह बहुत तेज था,
वो इससे पहले का सबसे ज्यादा विद्रोह था, लेकिन 1857 फेलियर होने के कारण था। ना तो तय डेट पे हुआ, ना ही उसके बाद इकट्ठा एक साथ हुआ, ना ही किसी से जुड़ कर हुआ। वो छिटपुट अलग जगह पे रह गया, अंग्रेजों ने दबा दिया। सुन पा रहे हैं? लेकिन सर एनर्जी और पागलपन 1857 में ज्यादा था। अगर एक दिन हो गया रहता ना, बता देता इंडिया वाला, मतलब वो सब इस लेवल पे था ना, सैनिक चाहे इतना उग्र पे थे कि वो लोग कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उसको वही है, वहां पे इकट्ठा नहीं हो पाए। सेम यहाँ पे आईएनसी से ग्रुप जोड़ लिया गया। देखो पाकिस्तान ने सर, एक कहा जाता है कि 15 दिन के अंदर, कुछ रॉ के एजेंट हैं जो रिटायर्ड हैं, उनका ये कहना था कि 15 डेज के अंदर पाकिस्तान ने पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया और पूरा भड़काना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। लेकिन लड़ाई किससे थी? किससे? रसिया। और पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है? मतलब अमेरिका, यूएसए। अब ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लड़ाई असल में किसके बीच में चल रही है? रसिया और, मैंने बोला था जब जब दो सुपर पावर लड़ते हैं तो बीच के छोटे कंट्री ना पिस जाते हैं। देखो पाकिस्तान भी तो पिस ही रहा है, अफगानिस्तान पिस ही रहा है। जिन लोगों को थोड़ा और पहले कंट्री बताओ, वियतनाम वगैरह के बारे में, सब उसी तरह से पिस रहे हैं उन दोनों के बीच में। लेकिन अब सर कुछ विद्रोह होने वाला है तगड़ा, और तगड़ा विद्रोह कोई और नहीं, ये इस्लामिस्ट करेंगे। और राजा के खिलाफ एकदम से जबरदस्त तरीके से विद्रोह हो गया। रसिया समझा अचानक से कैसे हो गया? तो रसिया को ये लगा कि जाहिर शाह जो है ये बूढ़ा हो चुका है, इसमें अब उतना दम नहीं है, तो राजा को बदलना पड़ेगा। तो उस राजा को बदला, और राजा का दूसरा राजा कौन आया? दूसरा राजा आया दाऊद खान। दाऊद खान आते आते बोल रहा है, सीधा इतना भड़काऊ स्टेटमेंट इनकी तरह समझ आते आते, बर्बाद कर दो। ये ऐसा जो स्टेटमेंट जब आने लगता है ना, अब रसिया बोला बहुत अच्छा हुआ है हम इसको लाए हैं, नहीं तो सर ये बूढ़ा आदमी कुछ बोल रहा था है नहीं, और उसको मारे जा रहा था। लेकिन दाऊद खान को भी बदलना पड़ जाएगा। तो दाऊद खान थोड़ा सा डोमिनेट कर गया है, लेकिन दाऊद खान के खिलाफ भी एक पार्टी बना दी गई है, और फिर अमेरिका और जोर से दाऊद खान को भी दबाने की कोशिश कर दी गई है। अब रसिया को एहसास होने लगा है कि अब मेरा यहाँ चलेगा नहीं। लेकिन थोड़ा बीच में और देख लो तब आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर उसी पे आना 63। सबसे पहला है, पाक सक्सीडेड इन क्रिएटिंग इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने इस्लामिस्ट नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा बना दिया। कहां पे? अफगानिस्तान में। क्या सब लोग सुन पा रहे हो? जोर से बोलो यस और नो। अब पाकिस्तान यहां बना चुका है, जरा नीचे आओ, उसके बाद देखो। एंड सो यूएसएसआर गेट्स इनसिक्योर। यूएसएसआर मतलब कौन? रसिया। इनसिक्योर हो गया, एंड देन स्टार्टेड सपोर्टिंग किंग एग्रेसिवली। तो कोल्ड वार तो चल ही रहा था, तो रसिया ने अब किंग को सपोर्ट करना और ज्यादा तेजी से शुरू कर दिया कि बेटा अब खतरे में हैं हम भी। लेकिन जरा नीचे देखते जाओ। 1978 से 79 के बीच यूएसएसआर समझ गया था कि किंग अकेले नहीं जीत पाएगा, तो देखो क्या करेगा। इस्लामिस्ट से, क्योंकि उनका क्षेत्र बढ़ रहा था ड्यू टू सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड यूएस, रसिया समझ गया कि ये अकेले का काम नहीं है, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। नीचे आ जाओ। रसिया भी जानता था कि पाकिस्तान को इतना औकात नहीं है कि इतना जल्दी वो उग्र कर लेगा, क्योंकि उसके पास खुद ही रिसोर्सेज नहीं है, तो दूसरे को क्या सपोर्ट करेगा। तो पाकिस्तान जब खुद उसके पास कुछ संसाधन नहीं है तो दूसरे को क्या देगा? मतलब भिखारी अगर खुद है वो, अब भिखारी से कटोरे में से भी कोई उठा लेता है, तो आप समझ लो उसकी स्थिति क्या है। अब जरा नीचे आइए। 90, अरे हाँ कुछ लोग होते हैं 1970 के बाद। नीचे आइए। सो इन 1979 यूएसएसआर टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एंड राजा को हटाकर न्यू रूलर बबरक करमल, ये हाईलाइट कर लेना ये नाम। ये बबरक करमल जो है ये तीसरे राजा हैं। पहले राजा है जहीर शाह, दूसरा राजा दाऊद खान, और दाऊद खान को भी दबाने लगा। तब तीसरा राजा आया बबरक करमल, ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब जरा आना नेक्स्ट। बबरक करमल को रख दिया। देन यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान। इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना। सुनना ध्यान से। जैसी राजा बदला, और अब क्या है, रसिया डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। अब देखो अमेरिका क्या बोल रहा है, रसिया ने वार किया है अफगानिस्तान पे। अब इसमें सर ये जो बात बोला, आपको लगता है कि रसिया ने वार किया? जब वहां का किंग सपोर्ट खुद रसिया को कर रहा था, और किंग खुद जब फेवर कर रहा था, तो फिर वार कैसा? लेकिन अमेरिका को तो मौका चाहिए था ना, वर्ल्ड वॉर 1 वाला, कि मेरे नाव पे बम मारा का है,
अब सर यहाँ अमेरिका इसको जानबूझ कर नौटंकी करना होता है। ये बोल रहा है क्या, अफगानिस्तान पे अटैक किया, और कमाल का बात, अमेरिका की बात छोड़ो, पूरे मीडिया में ये बात फैला दिया गया कि रसिया ने अफगानिस्तान पे आक्रमण किया, जबकि सच बात यह है कि उसने कभी इस नियत से मारा ही नहीं। उसको तो ये बात पता चल गया था कि सर अब यहाँ का राजा बचने वाला नहीं है, और चूंकि राजा जब मुझे सपोर्ट करता है तो मेरी प्रायोरिटी बनती है कि मैं इसका सपोर्ट करूं। लेकिन कोल्ड वार का तो आप सिचुएशन समझ ही रहे हो। अब जैसे बोला रसिया को कि रसिया ने इन्वेड किया है, अब आगे देखो फिर इस्लामिस्ट और पागल हो जाएंगे। जरा नीचे आओ। यूएसएसआर ने जैसे बोला इन्वेडेड अफगानिस्तान, बट ये गलत है, क्योंकि इन्वेड तब किया जाता है जब किसी से खतरा हो। अच्छा, बात तो ये भी है कि आक्रमण तभी आदमी किसी पे करेगा जब उस किसी से खतरा हो। आपको क्या लगता है रसिया को अफगानिस्तान से क्या खतरा था? कुछ खतरा था क्या? अफगानिस्तान ना कुछ उसका बिगाड़ सकता था ना कुछ कर सकता था, और अफगानिस्तान तो सर्वसम्मति से साथी था, तो क्यों उस पर इन्वेड करेगा? नीचे आ जाओ। बट यूएसए ने इतनी बार बोला कि सबको लगता है दैट यूएसएसआर इन्वेडेड। होता है ना कि एक साइकोलॉजी में एक टर्म होता है, इफ यू से ए सिंगल वर्ड 100 टाइम्स इट बिकम्स अ ट्रू वर्ड्स। तो एक ही अगर झूठ को 100 बार आप बोलोगे तो सच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ वैसा ही कन्वर्ट कर दिया, और इसमें माहिर है अमेरिका, थोड़ा नहीं बहुत। मीडिया में कैसे प्रचार किया जाता है, कोई अमेरिका से सीखे। गजब का प्रचार करता है वो सर, डॉलर लुटाता है वो। नीचे आओ। अब जरा नीचे आएंगे तो 1979 में दिखेगा यूएसए एंड पाकिस्तान केम टुगेदर एंड यूएसए सेड पाकिस्तान कि अफगानिस्तान से इस्लामिस्ट को बुलाओ, उनको ट्रेनिंग दो और वापस अफगानिस्तान भेजो, ताकि अफगानिस्तान को बर्बाद किया जाए और रसिया को यहां से क्या 420 खत्म किया जाए। अब सर वापस जरा आना नेक्स्ट, रसिया से जाकर लड़े एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड मुजाहिदीन कैंपेन। अब इधर देखना। अच्छा, क्या सभी को समझ आ रहे हैं? एक पैटर्न कहानी का रखना, कहानी की तरफ फ्लो में। मैंने बोला इधर अफगानिस्तान में कौन सा ज्यादा था पावरफुल, रसिया कि अमेरिका? रसिया। अब रसिया है तो अमेरिका को तो क्या मिर्च लगेगा? अमेरिका चाहता है रसिया को भगाएं, तो उसने मदद किसका लिया? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मदद लिया, तो पाकिस्तान ने क्या किया? वहां के लोगों को भड़काया कि कम्युनिस्ट भगवान पे बिलीव नहीं करता है, तुम लोग अल्लाह को मानते हो, ये बर्बाद कर देगा। तो वहां के लोग भड़क गए। उस ग्रुप का नाम क्या हुआ? इस्लामिस्ट। और ये इस्लामिस्ट इनको फिर पॉलिटिकल पार्टी बना के और राजा के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया गया। इसको बचाने आया रसिया। अमेरिका ने बोल दिया कि रसिया ने आक्रमण किया है, तो अब अमेरिका को मौका मिल गया। अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को बोला कि सुन भाई, इस्लामिस्ट लोग तैयार हैं? बोला हाँ पूरा तैयार है। तो इस्लामिस्ट को अफगानिस्तान, सीधा बोला अफगानिस्तान से बुलाओ, पाकिस्तान में ट्रेनिंग दो और फिर वापस भेजो उनको अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। देख पा रहे हो सब तैयारी, इसको बोलते हैं नेक्स्ट लेवल का तैयारी। और पाकिस्तान बोला था तो पाकिस्तान को क्या चाहिए? अमेरिका ऐसे ब्रेड फेंकेगा तो पाकिस्तान उधर जाएगा। सर ग्रुप तैयार हो गया, इस्लामिस्ट को बुलाया गया और उसी ग्रुप का नाम रहा क्या? मुजाहिदीन। क्या नाम रहा? मुजाहिदीन। अब ये मुजाहिदीन को ट्रेनिंग मिलने लगा कहाँ? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। अच्छा, सारा खर्चा आपको क्या लगता है कौन दे रहा होगा? अच्छा, किसी को ये भ्रम है क्या कि पाकिस्तान दे रहा होगा? सर जिसके पास खुद खाने का नहीं हो क्या देगा? जरा नीचे आइए। अच्छा इधर यहाँ से प्लीज अलर्ट रहना, यहाँ से बहुत चीज़ें अलग अलग डाइवर्स वे में जाएगा, जो जाके कनेक्ट होगा कल वाले नोट्स में, इसलिए दिमाग में रखना, ठीक है? पाकिस्तान जैसी बोल दिया कि ठीक है, इस्लामिस्ट को बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मुजाहिदीन हो गया सारा, बोला अफगानिस्तान में भेजो, वापस मारपीट करो। रसिया भी तैयार था उधर, रसिया भी हेल्प कर ही रहा था। गजब की स्थिति तब हुआ जब रसिया को ये समझ में आ गया क्या कि यार क्या हम इतने बुरे हैं, बेचारा दिल पे ले लिया कि यहीं के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जबकि क्या वहां के लोग विरोध कर रहे थे? क्या लोग जरूर वहीं के थे, लेकिन वो सारे लोग अमेरिका का वो प्रभाव था, उसके आड़ में ये सारा कुछ हो रहा था। रसिया इसको गलत फहमी हो गई कि यहाँ के लोग ही जब हमको नहीं चाहता है, तो रसिया सोचा तो ठीक है अफगानिस्तान तेल लेने जाए। अब जरा नीचे आ जाओ, नीचे नीचे। तो सर रसिया से जाकर लड़े, दिस ग्रुप इज कॉल्ड मुजाहिदीन। एंड उसके बाद क्योंकि यूएस से बोला कि सिर्फ विरोध से कुछ नहीं होगा, इस्लामिस्ट को ट्रेन करो मुजाहिदीन ताकि रसिया से लड़ सके। सो द कॉमन एलिमेंट इज वार, एंड जहां हर समय वार एंड लड़ाई होता रहे वो देश कभी भी डेवलप नहीं कर सकता। सर आप देखो ना, खड़ी लड़ाई पीटी तो चल रहा है अफगानिस्तान में, उधर पहले से अभी से लेकर अभी तक यही भी हो रहा है।
अब जरा वापस पेज नंबर नेक्स्ट पे आना और थोड़ा जीवन का आनंद लेना। आज इसके खत्म होते होते तक बहुत कुछ आपको आएगा मजा। अफगानिस्तान के ऊपर एक हेडलाइन लिखा होगा, देख लेना। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोलते हैं। मतलब ग्रेवयार्ड क्या होता है? कब्र। इसलिए क्योंकि सर सुनो इधर, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे बड़ा से बड़ा सुपर पावर आया है और हार कर गया है। अभी रसिया आने वाला है, रसिया हार कर जाएगा। कुछ रोज पहले अमेरिका भी अपना सेना लेके वापस गया है। समझ में आ रहा है? सोचो, दो सुपर पावर दोनों अफगानिस्तान में आए और दोनों का इतना बुरा हालत हुआ कि जाते चिल्लाते चिल्लाते नहीं होता जब कुत्ता काट लेता है। तो सर वो देखते देखते अफगानिस्तान का नाम सुनते सुनते अमेरिका 120 के स्पीड से और रसिया 140। उसको पता है कि भैया यहाँ बड़ा डेंजर मामला है, क्योंकि यहाँ किसी का नहीं चलता है। अब जरा देखना थोड़ा नीचे, पहले अभी तक जो पढ़ाया हूँ मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में वहाँ कंक्लूजन लिखा है, जरा देख के समझो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ब्रिटिश कोल्ड वार हुआ, मुजाहिदीन कैंपेन का बनना, उसके बाद अब रसिया और उसके आगे का जो पार्ट है उसको भूल जाना, सीधा नीचे आओ, वो छोड़ देना, अभी नीचे आना। 9/11 बड़ा फेमस है 2001, वो उससे पहले अभी कुछ और समझना आपको बाकी है, तब आगे समझना। नीचे आओ, पहले मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद इसको समझा देता हूँ। 9/11 हमले के बाद यूएस इन्वेडेड अफगानिस्तान एंड रिमूव तालिबान। अब जरा ऊपर वाले सर्कल को अब ध्यान से देखना और ईयर पे फोकस करना। ब्रिटिश के समय भी वार हुआ था, कोल्ड वार में अफगानिस्तान में वार चल ही रहा था। आगे जाओ, मुजाहिदीन भाई लड़ाई के लिए ही बनाया गया। 1988 में यूएसएसआर चला गया यहाँ से, अफगानिस्तान से। कहाँ से चला गया? तो लड़ाई भी हो रहा था। सिविल वार उसके बाद शुरू हो गया आपस में ही कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। फिर लड़ाई, सिविल वार से आगे आओ। कोल्ड वार तो ऐसे ही बर्बाद किया ही था, लेकिन कम से कम थोड़ा सा वायलेंस तो फिर भी चल ही रहा था। आगे आओ, 1996 में तालिबान आता है। क्या है तालिबान सब कुछ पता चलेगा। और उसके बाद 2001 में 9/11 का अटैक। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसा मूवी चल रहा है जिसमें खाली खून ही खराबा है? अरे गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप, मतलब 3 घंटे में 2.5 घंटा खाली धक 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 धूम धाम ऐसे चल रहा है। सर लड़ाई मारकाट ब्लड खाली यही है? अच्छा, जिस देश में ऐसा हो देश डेवलप करेगा? नहीं। अब जरा नीचे प्लीज आना। अब ये जो सिचुएशन है 2001 में यूएसए ने सेड इंडिया कि हम अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी ला रहे हैं। इसके बीच का कहाँ गया, इसके बीच का कल वाले नोट्स में आएगा, बट अभी मैं थोड़ा समझा देता हूँ, देख लो थोड़ा सा। इसके बीच का कल वाले नोट्स में आएगा, देखते हैं किसका दिमाग कितना अलर्ट रहता है। अच्छा, 1988 ये डेट याद रखो। और जिनको बताया हूँ 1991 में क्या हुआ था? 1991 में रसिया ब्रेकडाउन, तो रसिया जो है टूट गया, यूएसएसआर ब्रेक हो गया, तो एक ही सुपर पावर बचा था, कौन? यूएसए। ठीक। अच्छा इधर आओ, अभी जो लड़ाई चल रही है इसका सारा डिटेल मैं बताऊंगा। इस लड़ाई में इंडिया बोला था रसिया से कि सुनिए ना, रसिया वाला बोलिए, बोला क्या? आप बस उस लड़ाई के दौरान मुझे बस साथ में रखो अपने, मुझे सिर्फ ये देखते रहना है कि हरामखोर पाकिस्तान कितना कितना ग्रुप बना रहा है। तो रसिया बोला ठीक है, गाड़ी है ही, जगह है ही, बैठ लो, चल लो। बैठ के आ गया। सर रसिया के एहसान हम पे है, आप यकीन मानिए। इसीलिए रसिया जितने भी लड़ाई जितना भी टाइम करता रहा, इंडिया कुछ नहीं बोला, ना रसिया ने इंडिया को कुछ बोला। इंडिया चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था, ना इंडिया को कुछ खतरा था ना कुछ, वो सिर्फ ये देख रहा था कितने कितने ग्रुप पाकिस्तान बनाए हुआ है। और इस दौरान सारे रॉ एजेंट ने सब के सब ने हर ग्रुप से अपना संबंध बना के रख लिया था कि बेटा बच के जाओगे कहाँ। और ये जो काम था ये बहुत अच्छा हमारे लिए तब हुआ, अभी के लिए। इसीलिए पाकिस्तान को अब जाके एहसास हुआ है कि तालिबान, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान को कि तालिबान आया है तो हमारा साथ देगा, हमारा साथ देगा। उसको पता नहीं था कि बहुत पहले ही इंडिया और तालिबान का अच्छा खासा साठगांठ बन चुका था, जिसमें डिस्कशन ही हो गया था कि जो पावर में आएगा इंडिया उसका साथ देगा। नॉर्दर्न अलायंस को भी इंडिया यही बात बोला था, तालिबान को भी यही बोला था। इसीलिए पाकिस्तान को थोड़ा चुल मचता है। लेकिन अभी मैं यहां से जो आगे पढ़ाने वाला हूं ये कुछ ऐसा है कि आप ये समझ लेना, 1988 में रसिया चला गया कहां? अपने घर। कहां से?
तो जीता कौन? यूएसए। अगर एक तरह से देखें तो यूएसए जीता, लेकिन क्या यूएसए लड़ रहा था क्या? सब किसका था? वो बस इशारा दे रहा था, बीच में कौन पीस रहे थे? बोले ना कि ब्रेड फेंका। पाकिस्तान ने सारा खेल खराब कर लिया अपना। अब रसिया चला गया। अब दो चीज इधर, ये जो ग्रुप था ना मुजाहिदीन, ये मुजाहिदीन को इस बात पे अमेरिका ने मतलब किया था, बोला ये था कि बेटा तुम रसिया को भगा दो, तो जैसी रसिया को भगा दोगे तुमको हम सरकार बनाने में मदद। कहां पे सरकार बनाएगा? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। मुजाहिदीन बोला अब हमको क्या चाहिए? ऐसे भी गुंडे लोग को क्या चाहिए? गुंडे लोग को ये चाहिए कि दिन भर गुंडागरी करो, उसके बाद क्या लास्ट में किसी भी तरीके से एक टिकट मिल जाए। अरे देखते ना हो, क्रिमिनल का दूसरा रूप राजनीति है। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। समझ रहे हो? आप समझ गए ना? अब आगे समझो। तो दूसरा, अब ये जो है सर अलग ही लेवल का राजनीति चलता है। 100 खून करके कोई आदमी विधायक बन, आप समझ रहे हैं? ये विधायक, अरे भला हमारा करेगा? ये किसका भला करेगा वो आपको ही पता है। 100 लोग का तो भला कर ही दिया, समझे? बाकी अब बचे हैं हम लोग का भी वही भला होगा। अब सुनना ध्यान से। हाँ अब, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आना जरा, इतना बेकार है, आप इस बात समझना कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको आगे पॉलिटी में पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि वोट देने के लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, वोट देने के लिए आप पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन नेता बनने के लिए कौन छाप? समझ रहे? और वो भी इसलिए वो लोग हमेशा रबड़ और स्टाम्प पैड लेके घूमते रहते हैं। सर जैसे ही उनसे बात गया, सर साइन कर दीजिए, बोल रहा है अपने स्टूडेंट को, बोल रहा है रवि, तो बोला क्या हो, रवि को क्यों बुला रहे हैं? आपको साइन करना है। लेके आवा हो। बोला अच्छा, अभी समझ में आया कि रवि को आप बुला कह रहे थे। तब बाद में है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये 1988 में रसिया का जाना। अब देखो मुजाहिदीन खुश हो गया। सर मैं एक मतलब बैकग्राउंड लेवल का बात बताता हूँ, जो रॉ और सभी रिटायर्ड का उनका कहना है मुजाहिदीन सबसे डेंजरस मोड में थे तब जब वो रसिया से लड़ रहे थे। रसिया को एक गलत फहमी थोड़ा हो गया कि रसिया जो है वो अफगानिस्तान के लोग ही उसको मार रहे हैं। मुजाहिदीन को क्यों बोला गया और मुजाहिदीन क्यों मारा? मुजाहिदीन इस बात को जानता था कि अगर हम रसिया को नहीं भगाए तो हम कभी भी पावर में आ, और हमको जीवन भर आतंकवादी का टैग के साथ जीना। तो अमेरिका ने लालच दे दिया इनको कि तुम बस रसिया को भगाओ। अच्छा, अमेरिका को रसिया के अलावा किसी और से प्रॉब्लम था क्या? वो तो बस सिंपल चाहता था कि रसिया अपना मुंह उठाए और चला जाए। रसिया जैसी गया, मुजाहिदीन एकदम पार्टी पे पार्टी अमेरिका के पास पहुंचा, तब चला जाए और दिया जाए हमको शपथ। अमेरिका बोला कौन में तू? सर आप सोचो उसमें क्या बीतेगा। अच्छा, जो लोग, ये जो काम जो हुआ है किसने इसे पनपाया? किसने है? अमेरिका के इशारे पे पाकिस्तान ने ये काम किया है। लेकिन सर जब आप जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही पाओगे। मुजाहिदीन के दो ग्रुप बट गए, एक ग्रुप जो नॉर्दर्न अलायंस बना लिया और एक ग्रुप ने बोला हम अमेरिका से सिर्फ बदला लेंगे, दूसरा हमको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, और इस ग्रुप का नाम हो गया अल-कायदा। अभी सुनना ध्यान से, अभी इसका डिटेलिंग मैं और आगे करूंगा। बट आप सर बहुत लोग को लगता है ना कि लादेन कैसा था, क्या था, खराब था, बेकार था, उस साइड में हटाओ। व्हेन आई वाज इन क्लास 9th लादेन पे एक डिस्कशन हुआ था और मैंने लादेन को इतने बढ़िया से जस्टिफाई कर दिया था ना कि सामने वालों को लगने लगा था लादेन ही भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, गलत तो है, गलत तो लादेन ने गलत किया, बट इंपॉर्टेंट क्या है सुनना। ये अल-कायदा सर कसम खा के बैठा था कि जब तक अमेरिका से बदला नहीं लेंगे तब तक हम दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। सर ये जिद्दीपन ना किसी भी काम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसने 12-13 साल सर वेट किया अमेरिका को बर्बाद करने के लिए, और आईएएस बनने के लिए लोग 1 साल इंतजार नहीं कर पाते। आप समझ पा रहे हो? आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कुछ लोग तो 1 साल में ही सारा प्रॉब्लम, एक्स प्रॉब्लम, वाई प्रॉब्लम, जेड प्रॉब्लम। आप देखिएगा ना मैक्सिमम 90% 1 साल के अंदर छितर बितर हो जाएंगे। 6 महीने बाद सर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, बता रहा हूं मैं, इसलिए तो मुट्ठी भर आईएएस बनते हैं जो 1 साल टिक जाते हैं।
अब ये लोग जिद्दीपन से सर एक ही बात, अच्छा इनसे जब भी कुछ बोलता था ये नॉर्दर्न अलायंस बोला भी कि भाई चल ना मिल के सरकार बनाते हैं, ये बोला है नहीं भाई, अमेरिका को पहले बर्बादी तब उसके बाद हमारी आज़ादी। नॉर्दर्न अलायंस बोला मर तू। नॉर्दर्न अलायंस को लालच क्या था? सरकार बनाने का। अच्छा नियत तो साफ नॉर्दर्न अलायंस का भी नहीं था। सुना ध्यान से, यही अहमद शाह मसूद जो आप लॉकडाउन में नाम बार बार अगर सुन रहे थे, तो अहमद शाह मसूद और ये सब जो नाम है, ये अभी बस इतना समझना इनका संबंध नॉर्दर्न अलायंस से है। अब नॉर्दर्न अलायंस को क्या चाहिए था? सरकार। अरे हाय ना। और अलकायदा को क्या चाहिए था? बदला। नॉर्दर्न अलायंस सरकार बनाने की कोशिश बहुत किया, अमेरिका ने मदद भी किया, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के खुद अपने पार्टी के मेंबर एक नेता पद के लिए, जैसे खेल मंत्री बनाना है, 20 आदमी लड़ रहा है हमको बनाइए सर। खाली इंस्पेक्टर मंत्री जो रोड इंस्पेक्टर होते हैं ना रोड इंस्पेक्टर नहीं समझते? समझ गए होंगे आप। तो रोड इंस्पेक्टर जो, अरे बढ़िया वाला इंस्पेक्टर समझ रहा है सब। शादी में हुआ तो लड़की पूछा कि क्या करते हैं आप? बोला हम रोड इंस्पेक्टर हैं, दिन भर रोड पर घूमते रहते हैं अब सर ये एक छोटा एक अच्छा इंडिया में आपको क्या लगता है कि लालची लोग होते कि नहीं होते? कहेगा सब बहुत होते हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट एग्जांपल दिया है। बट राजनेता भी जो होते हैं ना, वो राजनेता इक्वल टू लालची ही होता है। इधर आना, इधर। मंत्रालय के लिए सर कोई सहमति नहीं बनी नॉर्दर्न अलायंस में। अमेरिका बोला तुम मर, तेरे से सरकार बनेगा नहीं। अच्छा इसी बीच में नॉर्दर्न अलायंस इंडिया के पास भी आया और इंडिया को बोला कि सर आप हमको सपोर्ट करिए ताकि हम सरकार बना। इंडिया बोला ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बट तुम लोग कमबख्त अपने में तो सहमति जताओ, तुम लोग का आपस में ही सहमति नहीं बन रहा है। अब जैसी एक ने बोला कि हम बनेंगे खेल मंत्री, 4 लोग गला दबाना शुरू कर दिए इंडिया बोला ऐसे काम नहीं चलेगा। इधर इसी बीच में इधर 100 लोग मुजाहिदीन, याद है कि भूल गए? मुजाहिदीन क्या था? जिसको अफगानिस्तान से बुलाकर पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो मान लो लेट कि मुजाहिदीन को 100 लोगों को बुलाया गया था। कितने? इधर देखना, 100 में से मान लो 40 लोग इधर नॉर्दर्न अलायंस में आ गए, मान लो 30 लोगों ने बोला बदला लेंगे। सुना ध्यान से, अगर उसी में से इतने लोग निकल गए तो कुछ अभी ऐसे भी तो हैं जो अभी बैठे हुए हैं, कहाँ? वहीं पे इंतजार कर रहे हैं कि हमको कब लड़ाई का मौका मिलेगा। पाकिस्तान उसको खाना खिला रहा है, अमेरिका कह रहा है ये सब फ्री में बैठ के खा रहे हैं, इस सबको निकालो और पावर में लाओ। अमेरिका ने क्या बोला था? हम डेमोक्रेसी लाएंगे। कहाँ? अफगानिस्तान में। तो सर इधर से तालिबान का, ये तालिबान कोई और नहीं है, तालिबान वही मुजाहिदीन ग्रुप का ही लोग है जिसमें से जूनियर आप इसको ऐसा कह सकते हो, जूनियर मुजाहिदीन, जिसका ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, जिसको ट्रेनिंग किया जा रहा है। अच्छा आपको क्या लगता है अमेरिका ने इसको क्यों सपोर्ट किया? इधर ये बदला ले रहा है अलकायदा। अमेरिका कहा हम बनाए, ये सब हम ही पे बदला ले रहा है। तो बोला क्या, इसको काउंटर अटैक करने के लिए तालिबान को सपोर्ट किया, क्योंकि तालिबान को भी बुरा लग रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि सीनियर को तो सब कुछ मिल गया, हम लोगों को क्या मिल रहा है? तो सर अमेरिका समझ गया कि इन लोग को सीनियर के प्रति गुस्सा है। तो अमेरिका क्या बोला? तालिबान बैठने का काम खत्म, चलो तुमको अब सरकार बनाते हैं। तालिबान को उठा के ले आया कहाँ? अफगानिस्तान में। अच्छा तालिबान को भी बात बोला था कि जानते हो तालिबान, तो बोला क्या, ये जो अलकायदा है ना ये बहुत खत्म ग्रुप, इससे बच के रहना तुम। अच्छा कमाल का बात क्या हो जाएगा? तालिबान प्लस अलकायदा मिल जाएगा अभी समझना। और दोनों का अपना बेनिफिट है, दोनों का अपना बेनिफिट है। देखो तालिबान के पास तो इतना समर्थन नहीं है कि वो सरकार बना ले, उसको भी लोग चाहिए। और सर 40-100 में से 70 लोग तो इधर ही बाहर हैं। नॉर्दर्न अलायंस इनके साथ मिलने के लिए, नॉर्दर्न अलायंस रूठा हुआ है कि सर आप जूनियर को कैसे ला दिए सरकार बनाने के लिए। अमेरिका बोला कि तुम्हारा बहुत हो गया चोचला, तुम लोग का इंतजार किए थे, तुम लोग सहमति नहीं बनाए तो भुगतो। सहमति बनाए रहते तो तुम्हारा सरकार तो बन जाता ना। अच्छा और इनके पास इतना अभी मेजोरिटी में है नहीं तालिबान कि अपना सरकार बना सके। तो तालिबान क्या बोला है चुपके से अलकायदा को, भाई सुन ना। बोला क्या, तुमको क्या चाहिए, बदला लेना है ना? बोला हाँ।
तो तुम आराम से अफगानिस्तान में रहो, बदला लेने का पूरा तैयारी करो। बस क्या होगा, 70 लोग उधर थे तो मान लो 40 यहाँ है, 30 यहाँ है। अच्छा 30 लोग तालिबान हो गए, तो 30 + 30 मिला दिए तो कितना हो गया? तो मेजोरिटी आ गया। अरे है ना, नॉर्दर्न अलायंस अकेले पड़ गया। अगर नॉर्दर्न अलायंस इसके साथ मिल गया रहता तब भी काम हो जाता, लेकिन अब तालिबान और अलकायदा मिल गया, मेजोरिटी में आ गया, बोला क्या सरकार बना लो, तालिबान आ गया पावर में। अलकायदा को अब क्या है, पहले छुप छुपा के प्लानिंग बनाना था, अब पूरा सरकारी मिल गया है कि बस बैठो ना, तुम काहे दिक्कत करते हो, बम चाहिए ये लो बम। लेकिन तालिबान का सर डर जरूर था तालिबान को कि अमेरिका हमको भी छोड़ेगा। यहां से गजब का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, सुनना। अब तालिबान ने जैसे ही बोला, अमेरिका क्या बोला है पता है? अलकायदा को बर्बाद करो। अब इसके साथ अमेरिका ने अलकायदा नहीं बोला, क्या बोल रहा है? तालिबान प्लस अलकायदा दोनों को बर्बाद कर दो। तब बीच में आ रहा है पाकिस्तान, ना 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 गुरुजी पापा ना ना। बोला क्यों? बोला नहीं सर तालिबान का गलती नहीं है। अच्छा पाकिस्तान ने तालिबान का क्यों फेवर लिया पता है? क्योंकि तालिबान को बोला भाई सुनना, तुम लोग सरकार में आ गए हो, अब जो हमारा बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा वाला जो एरिया है भाई उसके बारे में विवाद उठाना मत, वो कहना कि हम ही लोग का है। अच्छा तालिबान भी तेज था, तालिबान जानता था कि पाकिस्तान तो सिर्फ चमचा है किसका, तो अगर अमेरिका तक कुछ बात पहुंचवाना है तो अमेरिका से कहने की जरूरत, किससे कहना है? बाद बाकी ऑटोमेटिक बात कहां पहुंचेगा? अमेरिका तक। अब सर इसको क्या बोला पाकिस्तान को? ठीक है सर डन, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ गेम खेलकर अपने आप को सेफ कर लिया, क्योंकि बीच में कौन आ गया? पाकिस्तान। और क्या बोल रहा है? आपको मारना है तो अलकायदा को मारिए, लेकिन तालिबान को, कहे कि तालिबान थोड़ी कुछ बिगाड़ा है। लेकिन सर सपोर्ट, गलत को सपोर्ट करने वाला भी क्या होता है? गलत होता है जनाब। आप समझ पा रहे हैं? अलकायदा का वो जिद जो लादेन आकर पूरा करेगा कसर 2001 में, सर उसको मारने से पहले व्हाइट हाउस पे उसने पूरे एम्बेसी अमेरिका के जहां जहां थे, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, इन सब जगह पे टेस्टिंग किया था बम मार मार के। टेस्ट जब कर लिया तब बोला अब तैयार हैं हम, अब व्हाइट हाउस का प्लानिंग शुरू हो जाए। और सर इधर म्यांमार में आपको मैंने बोला था 786 का मीनिंग, तो 7 + 8 + 6 21। वो अलग समझ गया कि 21वीं सदी में इस्लाम जो है वो हम सब पर राज करना चाहता है, और लादेन 2001 में बम मार दिया। अरे 21वीं सदी समझ रहे हैं? 21वीं सदी मतलब 2000 से लेकर 2099। म्यांमार के आर्मी ये समझ गई कि इस्लामिस्ट चाहता है कि डोमिनेट करे, और इस्लामी चाहता है डोमिनेट करे 21वीं सदी में, इसीलिए वो अपने गाड़ी और घर के आगे 786 लिख रहा है, जबकि इसका मीनिंग अलग होता है, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अलग है, मतलब गॉड इज अलमाइटी, गॉड सबके लिए है, गॉड मर्सीफुल है, मीनिंग अच्छा है। लेकिन ये लोग क्या समझ लिया? सर 21वीं सदी में इस्लाम जो है हम सब पे राज करना। अच्छा कमाल का बात, अल्लाह ने उसी तरह बम मार दिया। अब पूरा को लगा म्यांमार को यार इस सही में इस सब राज करना चाहता है, इसीलिए रोहिंग्या का मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मारा गया उन लोगों को। बट लादेन मारा। अब आपको क्या लगता है अमेरिका छोड़ेगा इसको? कतई नहीं। अच्छा इधर जब अमेरिका ने बोल दिया कि अलकायदा अब तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, और पाकिस्तान बोला कि सर तालिबान को छोड़ दीजिए, अमेरिका बोला ठीक, लेकिन तालिबान को मदद करना पड़ेगा अलकायदा को ख़त्म करने में। क्या सुन पा रहे हो मेरी बात? मतलब सर उसने क्या किया? फिर से डिवाइड एंड रूल खेल दिया। अच्छा इधर देखो, नॉर्दर्न अलायंस अलग हो चुका है अलकायदा से, तालिबान भी अलग हो गया, अलकायदा अकेले नहीं बच गया। अब कहाँ जाएगा? जिसको शरण दे रहा था तालिबान, उसको शरण दे रहा था, तो तालिबान को ही बोल दिया कि तुम खत्म करो। नॉर्दर्न अलायंस उसका साथ दे ही नहीं रहा है। अब सर अकेले नहीं पड़ गया लादेन। अब अकेला जब पड़ गया तो 2006 से पाकिस्तान को ये ड्यूटी दिया गया था उससे पहले से कि सर आप पूरे के पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग देंगे लादेन का, और अमेरिका ड्रोन से पूरे जंगलों में लादेन पे पूरा मुस्तैदी बहुत सालों से किया हुआ था, तब जाकर अलकायदा को ख़त्म किया गया। बट अभी मेरा मुद्दा इससे आगे का है, यहाँ से आगे मुझे आपको बताना है। अभी तक मैं जितना बात किया हूँ, ईमानदारी से बताओ, हर जगह क्या लड़ाई नहीं चल रहा है?
और जहाँ लड़ाई चढ़े वहाँ तो आपको पता है डेवलपमेंट दूर चला जाएगा। सुन पा रहे? तो अभी तक मैंने जो बताया है इसके आगे यहाँ से अब समझो। रसिया जा चुका है, मुजाहिदीन को बोला गया, मुजाहिदीन का प्रॉमिस इसलिए बोला जाता है वादा तो नहीं तोड़ना चाहिए। वादा तोड़ा था कौन? अमेरिका, उसको बर्बाद करके ही माना। और सर सोचो, उतना सुपर पावर जिसको छूने का किसी में शक्ति नहीं था, एक छोटा आदमी जिद करके उसको मार के बर्बाद कर दिया। इसीलिए कमिटमेंट तोड़ना नहीं चाहिए, बहुत बुरा बात है। अब इसके बाद आगे 2001 इधर। अब मैं कुछ ऐसा सिचुएशन बता रहा हूं कि 1988 में रसिया गया और रसिया का अपना घर में ही तबाही होने लगा था। रसिया के आपस में लोग इतने लड़ने पिटने लगे थे कि रसिया सोचा कि हम अपना घर बचाएं कि अफगानिस्तान बचाएं। तो रसिया बोरिया बिस्तर बांधा और निकल लिया। अब अमेरिका अकेला सुपर पावर कहाँ बन गया? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। अच्छा ईमानदारी से क्या सभी को समझ आ रहा है? अब इसके आगे थोड़ा कनेक्ट करना। 2001 तक आते आते 2001 अभी आ गए हैं, नजदीक आ गए हैं। चले तो 1920 से चल रहे थे और 2001 तक आ गए, फायदा है। अब 2001 में अमेरिका क्या बोल रहा है? अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाएंगे हम। तो कौन सा डेमोक्रेसी लाएंगे? तो इंडिया भी कहा अच्छा डेमोक्रेसी लाइएगा, खुश हो गया। इंडिया को इनवाइट किया गया। कौन किया? अमेरिका। क्या बोला इधर? सर हम इंडिया वाले को इनवाइट करते हैं कि आप अफगानिस्तान में आइए और डेमोक्रेसी लाने में मदद करें। इंडिया सोचा यार हरामखोरी बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो है। इंडिया भी जानता था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ठगा नहीं। तो सर इसको पता था, लेकिन हाँ इंडिया ये भी सोचा कि एक सुपर पावर है, अगर हमें बुला रहा है तो हम एक मौका की तरह आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और इधर इंडिया को अमेरिका कभी बुलाता नहीं है। सुन लो एक बात, इसके पीछे इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश बनना और उसके बाद जो अपना एकदम से लड़ाई पीट वाला काम दिखाना कि इंडिया चुपचाप जो है नहीं रहेगा। अमेरिका के कुछ इंटरनल सिक्योरिटी और एजेंसी ये बोलती हैं कि अमेरिका इंडिया को जानबूझ के दावत दिया था, क्योंकि अमेरिका को ये बात समझ में आ गया था कि भारत में खुद बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्ट्रॉन्ग पावर बनने का क्षमता है और वो आगे चल के चाइना के अगेंस्ट काम आएगा हमारे लिए। क्योंकि चाइना 2006-7 के बाद, अब देखो कोई डेवलप कंट्री होता है ना, उसको अंदाजा हो जाता है कि ये आगे बढ़ने वाला है। अब कोई आईएएस ऑफिसर है, वो देख के बच्चों को बता देता है, उसको पता है कि ये भैया फ्यूचर में कुछ बनेगा। ये आप समझ पा रहे मेरी बात? तो अमेरिका क्या है, पहले से सुपर पावर, उसको लग गया था कि चाइना भी एक सुपर पावर बनने के कगार पे है और इंडिया भी है। और चाइना का पूरा फेवर किसके साथ है? रसिया के साथ। तो रसिया के साथ अगर चाइना चला जाता है तो इंडिया को तो रखो कम से कम कि हमारे साथ। लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड फिर भी क्लियर कर दिया था कि हमको किसी के साथ रहना नहीं है, हम नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब हमको किसी के साथ जुड़ना नहीं है, हम जो है खुद करेंगे। अब 2001 में जैसे बुलाया, इंडिया हाथ मुंह उठा के पहुंच गया। और अब यहां पे आने से पहले डेमोक्रेसी का थोड़ा सत्यानाश होना शुरू होगा। नीचे आओ जरा देखना वहां पे। अब यहां से प्लीज सुनना। 2001 हमले के बाद यूएसए ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया एंड रिमूव तालिबान एंड यूएसए सेड कि वो अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाएगा, लेकिन एक्चुअली वो जबरदस्ती का डेमोक्रेसी था। कैसे था पता चलेगा। सो इन 2001 यूएसए सेड इंडिया कि हम अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी ला रहे हैं, आप अफगानिस्तान की हेल्प कीजिए। बट इंडिया वाज इन डायलेमा, दुविधा में था कि हम करें क्या। फाइनली इंडिया गया अफगानिस्तान में। कहाँ गया? नीचे आओ। 2003 में इलेक्शन हुआ और हामिद करजाई जीत गए। नाम हाईलाइट कर लेना। हामिद करजाई वॉन एंड बिकेम प्रेसिडेंट। बट अफगानिस्तान के लोगों को ये पता ही नहीं था कि इलेक्शन डेमोक्रेसी क्या होता है। अच्छा कमाल की बात है कि वहां पे पहले से राजा था। अब मैंने बोला पहला राजा का नाम क्या था? जहीर शाह। दूसरा आया दाऊद खान, तीसरा आया बबरक करमल। तो वहां पे तो पहले से ही मोनार्की चल रहा था। अरे बोल रहा है क्या डेमोक्रेसी? लोगों को क्या पता कि डेमोक्रेसी क्या होता है। हामिद करजाई को वोट देने से पहले क्या किया अमेरिका ने? लोगों को बोला डेमोक्रेसी लाएंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे, चलो वोट दो वोट दो। सबको लाइन में खड़ा करा दिया। वो बोले वोट क्या करा? नहीं वोट दो ना तुम। लाइन में पूरा खड़ा करा दिया, सब लाइन में खड़े हो गए। अच्छा वोट भी दे दिया। वोट दे के आते थे, कहते क्या हो रहा है। अब पता चला कि हामिद करजाई जीत गया। अब हामिद करजाई लोगों के पास आया, धन्यवाद धन्यवाद। लोग कह रहे
आपको वो कह रहे आप लोग तो हमको वोट दिए हैं, आपको दिए हम। लोगों को ये पता नहीं था एक्चुअल में, सच में, कि उसने हामिद करजाई को जिताया है। अरे अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था ना, तो वोट तो वही दिलवा दिया। कैंडिडेट एक का भी नहीं था। ए देखो पहले, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जबरदस्ती डेमोक्रेसी दिया गया। अमेरिका वोट हो नहीं रहा था, वो अमेरिका तो ऑलरेडी खाली प्रोसेस लेके जा रहा था। अरे नहीं है, मुखिया के वोट में पर्ची तो गिरा हुआ है पहले से। तुमको क्या करना है, इलेक्शन का पहले से डिसाइडेड है कौन जीतेगा, लेकिन वोट तो होगा ना। अब नीतीश कुमार हार रहे थे तो हार रहे थे, लेकिन अब 2-3 वोट से जीत गए, समझ। तो अब जीत गए तो जीत गए, अब हम उसमें क्या करें। तो सर वोट तो हुआ था ना, तो अमेरिका का फेवरेट आदमी था कौन, हामिद। और हामिद करजाई को इसलिए कर रहा था क्योंकि हामिद करजाई सेफ जोन में था। हामिद करजाई ना तो अमेरिका को बर्बाद करता, ना ही उसके खिलाफ कुछ काम करता। तो हामिद करजाई था पोपट, जिसको आप करिए मूर्ति, कठपुतली। तो सर हामिद करजाई जब जीता इधर, तब इंडिया तब तक आ गया। और हामिद करजाई से पूछे कि देखिए मुबारक हो, आप राष्ट्रपति बने। बोला जी धन्यवाद। अच्छा, हामिद करजाई से पूछा कि आप वैसे है कहाँ के। हामिद करजाई का ये तो अजीब सवाल है। वो क्या बोल रहा है, सर देखो सर, वो और दिल्ली का लौंडा है वो। हामिद करजाई जो है वो इलीगली भाग के दिल्ली जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी और उन सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हुआ है वो। इंडिया बोले तो अपना ही लौंडे। बोला ये तो आज तक पता नहीं चला। लेकिन सर हामिद करजाई फिर बोला, हाँ सर आप हमको इलीगली पकड़ नहीं पाए, बट हम इलीगली माइग्रेंट ही हैं। हम, मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा, इलीगल माइग्रेंट जो जबरदस्ती नहीं, बजरंगी भाईजान की तरह तारों के नीचे से आए हैं। तो सर वो भी तारों के नीचे से इंडिया पहुंचा था। अब इंडिया बोला चलो तब तो ठीक है, तुम अपना ही हो, गले लगा लिया। हामिद करजाई से पूछा कि अब करना क्या है। हामिद करजाई बोल रहा हमको भी नहीं पता करना क्या है। बस हम तो इसलिए हम अच्छा हम तो इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका ने हमको बोला है कि तुम क्या करो, डेवलपमेंट करो और डेमोक्रेसी लेके आओ। हामिद करजाई बोला हमको भी पता नहीं है, लेकिन सर फिर भी कुछ तो करना ही था ना। तो हामिद करजाई ने बोला कि सर आप ढूंढ लीजिए, एक बार पूरा एरिया देख लीजिए कि क्या दिक्कत है, और आप फिर बता दीजिए, हम साइन आराम से कर देंगे। इंडिया बोला आप क्या चाहिए। अच्छा, इंडिया जब घूमा, रिसर्च किया पूरे अफगानिस्तान में, तो देखा क्या यार, यहाँ तो बड़ी गरीब लोग हैं, ये तो भारत से भी ज़्यादा भूखे नंगे लोग इधर हैं। गले लगा लिया और इंडिया की आंखों में आंसू आने लगा। भाई साहब ये तो हमारी जो स्थिति है। अब समझना सर, ये जो है अफगानिस्तान, ये इंडिया को वहां पे जाना, अफगानिस्तान को लगा कि सर इंडिया पूरा भावुक हो गया। ना ना ना, हमारे लोग भूखे मरे, लेकिन सर तुम्हें को तो हमको खाना देना। अच्छा, जा क्या बोला हामिद का, जैसे कि सर सुनिए, आपके एरिया में हम ऑब्जर्व किए हैं क्या कि आपके लोग जो हैं वो हेल्थ ट्रीटमेंट में काफ़ी तकलीफ में, ओआर के कारण बर्बाद भी हुए हैं। बहुत लोगों को बहुत तरह की बीमारी है, सुन ध्यान से। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का जो इलाज है वो इलाज करवाया जाए, और हम इलाज सस्ता करवाएंगे। सुनना इधर, हामिद करजाई बोला हम पहले ही बोले हैं जो करना है करिए, हमसे पूछ क्या रहे हैं, हम साइन तो कर ही दिए हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन एक लाइन जरा नीचे है ना, उसके बाद समझना नीचे। अब आगे देखना, हामिद करजाई जीत गया एंड बिकम प्रेसिडेंट, बट अफगानिस्तान के लोगों को ये पता ही नहीं था कि इलेक्शन डेमोक्रेसी क्या होता है। जबरदस्ती लोगों को लाइन में लगाया गया कि वोट दो, एंड जब हामिद करजाई जाता है लोगों के पास तो लोग बोलते हैं अच्छा यही जीता है। नाउ इंडिया जब पूछा कि क्या करना है बताओ, तो हामिद करजाई बोले हमको खुद नहीं पता है, तो हम क्या बताएं, बिकॉज हामिद करजाई जो था वो दिल्ली से पढ़ा था और इलीगल माइग्रेंट था। तो सर यहाँ पे एक बात और पता चलता है कि इंडिया का इलीगल माइग्रेंट वो भी कितना इनसिक्योर है कि कोई आदमी तारों के नीचे से आके पढ़ के चला भी गया है। तो यहाँ ये भी पता चलता है कि इंडिया का सिक्योरिटी कितना टाइट है। जरा नीचे आइए, अब सर आगे आएगा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। बट कुछ जाने माने यहाँ पे कुछ जाने माने ये भी कहते हैं कि हामिद करजाई को शायद इंडिया जानबूझ के सपोर्ट किया था। खैर, हालांकि इसका ऑफिशियली कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। नीचे आइएगा, हामिद इंडिया ऑब्जर्व दिस सिचुएशन एंड देखा कि लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है, सो इंडिया सेड दैट आई विल गिव, या इट गिव्स मेडिकल असिस्टेंट, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग यूरोप जाते थे फॉर ट्रीटमेंट एंड काफी खर्चा होता था। इधर अब यहां से नया चीज बातों को समझ लेना। मैंने आपको कल मैप पे दिखाया भी था, तो मैप पे दिखाया भी था तो थोड़ा फील कर लो, नहीं भी तो मान लो ये रहा अफगानिस्तान और लेट से ये रहा यूरोप। सुन पा रहे हो? अच्छा, अफगानिस्तान के बगल में इंडिया रहा, बीच में एक हरामखोर हमारा दोस्त है।
तो सर फिर भी नज़दीक तो है ना हमारा इंडिया। अच्छा, यहाँ से फ्लाइट लेके यूरोप को ही जा रहा है और यहाँ से चुपचाप आ जा रहा है, तो दूर और नज़दीक कौन है आपको पता ही है। तो पहली बात कि यहाँ के अफगानिस्तान को लोग जाते थे यूरोप में ट्रीटमेंट कराने। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सभी लोग उस खर्चे को बर्दाश्त कर पाएंगे? एक तो ऐसे ही बर्बादी है। इंडिया देखो बहुत अच्छा दिमाग लगाया, सुनना। इंडिया बोला हम सबका मेडिकल वीज़ा फ्री में देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, आप बस यहाँ पे आइए और इलाज भी बहुत सस्ता दर पे होगा, लगभग फ्री में, और आप आइए और इलाज यहाँ पे हम करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, अफगानिस्तान के लोगों को ये काफ़ी पसंद आया। अच्छा, एक बात बताओ आप, इंडिया की जगह पे कोई दूसरा देश होता ना तो सर बहुत कुछ होता, बहुत शर्तें रखता। आप देखो एक देश आता है और ये सिर्फ बोल के जाता है कि हम तुम्हारा मेडिकल असिस्टेंट करेंगे। सर हमारा इतिहास ऐसा है, हम लोग ऐसे हैं। अमेरिका आता तो पहले क्या बोलता पता है? पहले जमीनवा दो। आज चाइना आता तो पहले नापी लेके आता है वो पहले देख लेता है कि कितना स्क्वायर फीट है इसके पास मदद उसी हिसाब से करता है वो। चाइना को सब कंट्री का स्क्वायर फीट पता है और उसको ये पता है कि अगर हम इतना देते हैं तो इतना, अगर उसका लेंगे तो बराबर होगा कि। अच्छा, लोगों में होड़ मच गया। मैंने आपको एम्बेसी बोला था राजधानी में होता है, कहाँ होता है? अफगानिस्तान का राजधानी क्या है? काबुल। तो अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल, तो इंडिया का एम्बेसी कहाँ पे होगा? कहाँ होगा? अच्छा, अब अफगानिस्तान के काबुल में एम्बेसी है, ठीक है, स्टाफ एम्बेसी में भी तो लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा तो होंगे नहीं। मेडिकल वीज़ा के लिए इतने लोग आने लग गए, एम्बेसी वाले परेशान। ये फ़ोन करने लगा, हुजूर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ओवर टाइम करने के बाद भी नहीं हो रहा है। इंडिया बोला 3-4 एम्बेसी और खोल दो। पाकिस्तान बोल रहा है अरे एम्बेसी तो एक ही होता है, ये 3-4 क्या? मतलब एम्बेसी का रूल है कि एम्बेसी एक ही होगा और हमेशा देश के राजधानी में होगा। तो इंडिया बोला भाई एक और नाम होता है क्या? कॉन्सुलेट्स। क्या? तो कॉन्सुलेट। तो पाकिस्तान बोला ये क्या होता है? ये बोला हमको पता नहीं। बोला तो वही तो दिक्कत है ना कि तुमको पता नहीं है। 4 जगह पे इंडिया ने खोला कॉन्सुलेट्स। क्या बोला? जहां जहां से ज़्यादा डिमांड आ रहा है ना वहीं वहीं पे कॉन्सुलेट्स खोल दो। मतलब लोग जहां जहां से आ रहे हैं ज़्यादा, वहीं पे कॉन्सुलेट्स खोल दो। अच्छा, कॉन्सुलेट्स जहां जहां खोला उसका नाम एक बार देख लो, तब आगे का मजे से पढ़ाऊंगा आपको। थोड़ा नीचे आ जाओ। कॉन्सुलेट्स दिख रहा है राइट साइड में, देखो मैंने लिखा है एम्बेसी की एक शाखा है जो दूसरे शहर में हो सकती है। ब्रांच ऑफ एम्बेसी इज डिफरेंट सिटी बट इन सेम कंट्री। एम्बेसी एक ही होगा हमेशा, लेकिन एम्बेसी की एक तरीके से छोटी छोटी शाखा, जैसे SBI का नहीं होता है, अरे ग्राहक सेवा केंद्र, तो मेन ब्रांच तो अलग है और ग्राहक सेवा केंद्र अलग है। अब ग्राहक सेवा केंद्र शायद 24 घंटे का कुछ रहता है कि 24 घंटे खुलना चाहिए, लेकिन खुलता नहीं है, अलग बात है, बट नियम रहता है। अच्छा, गांव में भी आजकल चल गया है वो आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला, फिनो पेमेंट वाला, अरे है ना, तो वो भी 24 घंटे चलता है, वो सेवा प्रदान चलता रहता है वो। कॉन्सुलेट्स भी 24 घंटे। अच्छा, पाकिस्तान को आफत क्यों आने वाली है? तो पहले नाम एक बार देख लो, फिर आगे समझना, आगे देखना। अब जैसे ही उसके बाद 2003 के बाद डिमांड बढ़ गया, एम्बेसी का ओवरलोडेड हो गया। 4 नाम नीचे देखना। इंडिया ने हेरात, हाईलाइट कर लेना, कंधार, मजार शरीफ, जलालाबाद, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। एक बार नाम रिपीट कर लो। पहला हेरात, कंधार, मजार शरीफ, जलालाबाद। वंस मोर, हेरात, कंधार, मजार शरीफ, जलालाबाद। अच्छा, इन चारों जगह पे इंडिया ने, अच्छा क्या समझ आ रहा है कि मैं तेज जा रहा हूँ? समझ आ रहा? जो समझ ऐसा लो। अभी मजार शरीफ ये 4 जगह पे खोल लिया इन्होंने। ये चारों जगह पे खोला इंडिया ने, क्या बोल के? इधर कि डिमांड यहाँ से ज़्यादा है तो यहीं पे हम। अच्छा, पाकिस्तान को तब तक मिर्ची लग के धुआं वहाँ उठने लगा, पाकिस्तान परेशान हो गया। क्या बोल रहा है पाकिस्तान? सीधे एक बात बोल रहा है, या सर इंडिया गलत कर रहा है, और वो सीधा उठ के चला गया अमेरिका के पास। कह रहा है कि इंडिया ने ऐसे ऐसे जगह पे सेंटर खोला है जहां जहां मेरा आतंकवादी का गढ़ है, और वहां पे पाकिस्तान पे पूरी तरीके से नजर रखा जा सकता। अमेरिका बोला भाग जाइए यहाँ से, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। बोला क्यों? बोला कि एक तो इंडिया मदद कर रहा है, तुम हरामखोर मदद करने दे नहीं रहे हो, और तुमको बॉर्डर पे लग रहा है। अरे क्या है तुम्हारे पास?
पाकिस्तान बोला ऐसा सबक सिखाएंगे हम। पाकिस्तान चुप जरूर हो गया, लेकिन कमाल की बात यह है, सुनना, इंडिया का इंटरनल रॉ ये जानता था कि हम उसी जगह पे खोल रहे हैं जहां से पाकिस्तान को बर्बाद किया। और ये कभी मुद्दा आया नहीं, ये कभी मुद्दा उठने नहीं दिया गया। मुद्दा ये था कि हम मदद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इंडिया का नियत में सर कभी गड़बड़ नहीं होता, याद रखिए। ना तो हमने कभी किसी पे पहली बार अटैक किया है, ना ही हमने पहली बार किसी को सर नुकसान पहुंचाया है। मदद कर रहा था इन 4 जगह पे। अफगानिस्तान का डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगा। इंडिया जैसी बोला कि 4 और खोलना है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा किसको बुरा लगेगा? ये कह रहे ये क्या चल रहा है, ये मदद कर रहा है कि हमको घेरने आया है। अब ये जो 4 है इधर, उसी समय पाकिस्तान में बहुत ही बमबारी हुई, बहुत ही ज्यादा इंटरनल लेवल पे पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे खूब बमबारी हुई। पाकिस्तान ने सीधा ब्लेम किस पे डाल दिया? इंडिया पे। कह रहे ये 4 कॉन्सुलेट्स के चलते मेरा पूरा का पूरा बर्बाद हुआ है। इंडिया कहता था प्रूफ दिखा, और मैंने बोला इंडिया हमेशा मारता है, प्रूफ कभी नहीं छोड़ता। ये हर गवर्नमेंट का नियम है, कोई प्रूफ नहीं छोड़ा। इंदिरा गांधी ने चाइनीज को मारा, अब इन्होंने भी मारा। अब बहुत लोग प्रूफ मांग रहे थे कि सर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है कि नहीं हुआ है। आज तक ये सस्पेंस ही है, लेकिन जब से मूवी आ गया उड़ी तो कुछ लोग बिलीव कर लिए। सर मारा गया था, वैसे मारा जाता है। अब आम आदमी को अगर सब कुछ पता हो तो गवर्नमेंट में और आम आदमी में फर्क क्या रह जाएगा? सुन पा रहे मेरी बात? तो मारता इंडिया, जैसे चाइना को भी मारा गया था। चाइना बोलता ना कहाँ कुछ हुआ है। 4-5 उसको तो 4-5 साल बाद याद आया कि बहुत दर्द हो रहा है, और सर इंडिया बोला कि अच्छा ऐसा। पाकिस्तान को 3 ही 4 दिन बाद दर्द होने लगा। सर्जिकल स्ट्राइक के पहले दिन आ रहा है क्या डायलॉग पाकिस्तान का, कहाँ कुछ हुआ है। इंडिया ऐसा ही बोलता रहता है, इंडिया से। कुछ दिन बाद बोला घर गायब हो गया। उसके बाद बोला 300 लोग गायब है। लापता का पोस्टर चिपकाए हुआ है। तो ये जो है ये ऐसा ही है। खैर नीचे आइए, पेज नंबर 127 नहीं 65 पे आइएगा। सो इंडिया स्टार्टेड ओपन इट्स कॉन्सुलेट इन, नाम बोलना, हेरात, कंधार, मजार शरीफ, जलालाबाद। एंड वर्क लोड गेट्स रिड्यूस्ड एंड वीजा मैनेजमेंट गेट्स एफिशिएंट। तो सर अब इतना जो प्रेशर था वो प्रेशर थोड़ा कम हो गया और अब काम यहाँ शुरू हो गया। अब जरा नीचे आओ, मजा आएगा यहाँ से, बस लास्ट है। 2006-7 में पाकिस्तान स्टार्टेड सेइंग कि कॉन्सुलेट्स पाकिस्तान के बॉर्डर के क्लोज है एंड इंडिया हैड ए स्पाई ऑन इट। स्पाई समझते हैं ना, नजर रखना खुफिया तरीके से। बट ऐसा कुछ नहीं था। एंड पाकिस्तान ने यूएसए से कहा कि सब बम धमाका इंडिया नहीं करवाया है, बट नो प्रूफ। यूएसए सेड भाग जाए यहाँ से। देखो वहाँ नोट्स में लिखा भी है। अब आगे, बट पाकिस्तान अभी भी यही कहता फिरता है। तो इंडिया इस बात का जवाब कैसे दिया? तो कैसे दिया? पहली बात क्वेश्चन है, हाउ डज इंडिया काउंटर पाकिस्तानी नैरेटिव। जैसे ही पाकिस्तान बोलता है बम धमाके किए हैं तो पहले इंडिया चुप रहता है, वो कुछ बोलेगा ही नहीं। और पाकिस्तान फिर क्या बोले, देखिए नहीं बोल रहा है मतलब आ रहा है। अब इसके बाद दूसरा नैरेटिव, इंडिया फिर उसके बाद वापस एक ही बात बोलेगा और देखना पाकिस्तान कैसे बदल जाएगा। फर्स्ट, इंडिया रिजेक्टेड दिस एंड गिव्स नो रिस्पॉन्स ऑफिशियली। पाकिस्तान यूएसए के पास बोलता रहा, बट यूएसए ने प्रूफ मांगा, दे नो प्रूफ। इंडिया कुछ बोलता ही नहीं था, एकदम चुप हो गया। और बोला जाता है ना, मूर्खों को जवाब देना सबसे बेहतर क्या होता है? चुप रहो। जो मूर्ख हैं, जो ज़्यादा बोल रहे हैं, फालतू बोल रहे हैं, उनके पास बचने का एक ही तरीका है, बस ऐसा चुप हो जाओ। वो जब भी कुछ बोले बोलो हाँ, फिर जब कुछ बोलो थोड़ा बोलो ना। सर कुछ देर बाद वो खुद ही परेशान हो जाएगा। नहीं तो आप जितना उसको रिस्पॉन्स दे उतना ही बोलेगा, उतना ही बोलेगा। 4 घंटे बीत जाने के बाद आपको एहसास होगा, तब बोलेगा यार तुम कितना बोलते हो यार। माथा दर्द करने लगा, तब उसको भी एहसास होता है अच्छा मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ। नीचे आओ। खैर, अनऑफिशियली इंडिया मेक अफगानिस्तान फ्रेंड and always say Afghan is our friend to keep a check on Pakistan, which is same as Mandela theory given by Kautilya। देखो मैंडेला थ्योरी क्या है थोड़ा सा बताया हूं मैं, जिनको नहीं बताया हूं बता दे। इधर मैंडेला थ्योरी चाणक्य ने दिया था, और चाणक्य ने बोला था, इधर सुनना, आपका पड़ोसी दुश्मन हो सकता है। आपका पड़ोसी क्या होगा? लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। मेरी बात को समझो। ये रहा इंडिया, ये रहा कौन? हमारा दोस्त पाकिस्तान, और ये मान लो रहा कौन? अफगानिस्तान। इधर चाणक्य बोले
तुम्हारा पड़ोसी दुश्मन हो सकता है, तो है ना ये? तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके पड़ोसी का पड़ोसी वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। तो इंडिया इसीलिए अफगानिस्तान को बोलता है अफगानिस्तान इज आवर बेस्ट फ्रेंड, और ऊपर से ये आके बोल दिए भाइयों और बहनों अफगानिस्तान हमारा सबसे प्यारा मित्र। पाकिस्तान का अरे ये और आग लगाने में काम करता है। और मैं बता दूं ऑफिशियली नरेंद्र मोदी ने बोल दिया डियर अफगानिस्तान, डियर समझ रहे हो आप, पाकिस्तान बोल रहा है ये कुछ करके मानेगा ये। इसी वजह से ये मैंडेला थ्योरी बोला जाता है। इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि इंडिया मैंडेला थ्योरी को प्रैक्टिस करता है, तो आप बोलेंगे यस, ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली ये दिखता है कि हम अफगानिस्तान के साथ इसलिए साठगांठ रखना चाहते हैं क्योंकि पड़ोसी दुश्मन हो तो हो, लेकिन पड़ोसी का जो दोस्त होना चाहिए वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। दोस्त के दुश्मन, वो पड़ोसी होना चाहिए, वो दोस्त चाहे दुश्मन हो उससे मतलब नहीं है। मतलब पाकिस्तान का पड़ोसी कौन? अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कैसा बनता है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब तो इससे कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त होना चाहिए। अब जरा एक स्टेप आगे आना और जीवन का आनंद लेना। तो दूसरा मैंडेला थ्योरी, वहां देखो मैंने लिख दिया है आपका पड़ोसी दुश्मन हो सकता है बट पड़ोसी का पड़ोसी आपका बेस्ट दोस्त होना चाहिए। तो ये मजमा लीजिए अपने लाइफ में, आप समझ रहे हैं, आप अपने लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहाँ करेंगे वो आप जानिए, जरा नीचे आइए। इंडिया एंगेजमेंट विथ अफगानिस्तान मैंडेला थ्योरी इन प्रैक्टिस, ये दिखता है। इंडिया एंगेजमेंट विथ वियतनाम एंड मंगोलिया, उसमें भी मैंडेला थ्योरी है। अच्छा, अनऑफिशियल लेवल पे इंडिया मैंडेला थ्योरी खेलता है, ऑफिशियल लेवल पे कभी नहीं। ऑफिशियली कभी कोई लिख देगा ना अगर मेंस में कि इंडिया इज प्रैक्टिसिंग मैंडेला थ्योरी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, सर बड़ा नंबर उसका बेकार कटेगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट। इंडिया कभी भी अनऑफिशियली, मतलब हमेशा अनऑफिशियली कुछ करता है, ऑफिशियली वो कभी नहीं बोलता। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आना और पेज नंबर 66 पे, और बस लास्ट आ गए हैं, जीवन का आनंद ले लेना थोड़ा सा। सुन पा रहे हो? अरे अभी 10 बजा है, चलो आ जाओ। अब वापस थोड़ा आना और बस ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा देर और 5 मिनट और पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होगा। अच्छा, अफगानिस्तान में सुनना, जो कल का नोट्स कितने को पास है हाथ खड़े करना? ठीक है, मेरी बातों को सुनिएगा। अभी तक जितना भी आप देखो इसमें इंडिया का ऐसा कुछ देखे हो जिसमें अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ कुछ गलत बर्ताव किया है? नहीं किया है। तो कैसे लोग, आम आदमी लोग मान, बोला ना मैंगो मैन, आम आदमी जो होते हैं, तब मैंगो मैन लोग मान लेते हैं क्या कि तालिबान बेकार है। मैंने बोला था स्टीरियोटाइप मत बनिएगा, हालांकि इसका और डिटेलिंग अभी बहुत बाकी है, वो डिटेलिंग अभी बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ बहुत कंट्री है। अफगानिस्तान जो नहीं पड़ा रहेगा, पाकिस्तान गोल हो जाएगा उसका, बांग्लादेश उसका गोल हो जाएगा, फिर कुछ नेपाल भी गोल हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा सेंटर है ये आईआर का, बहुत बड़ा। और मैंने बोला था अफगानिस्तान को बोलते क्या? ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर। तो कब्र तो सबके लिए खोद के रखा हुआ है। अमेरिका बर्बाद हुआ ही है, रसिया भी हुआ है, बस इंडिया बचा है अभी तक। और याद रखना, इंडिया का बचने का सिर्फ मात्र एक लॉजिक रीज़न है, इंडिया जो मदद किया था ना अभी मेडिकल वीज़ा में, अफगानिस्तान आज भी ये बात अपने पूरे फॉरेन पॉलिसी, चाहे हर कोई ये बात बोलता है कि इंडिया ने जो मदद किया वो अनइंटेंशनली था। कोई नियत इंडिया का कुछ भी उसमें ना खराब था ना ही फायदे का था। सर उसने वाकई इंडिया ने मदद इसलिए किया था कि यार लोगों को जला पड़ा है, यार किसी का हाथ टूटे पड़े हैं, कटे पड़े हैं, बीमार है, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, और ये सारा कुछ के लिए मदद किया था। इंडिया ने इसलिए मदद नहीं किया था कि हम तुमको मदद करेंगे और तुम उसके बदले हमको कुछ देना। आज तक इंडिया ने ऐसा कभी नहीं किया है। अच्छा, आप भूटान कितने लोग पढ़े हो? भूटान में भी आपको क्या लगता है इंडिया ने कुछ सत्य के कारण किया था? नहीं सर, आप सोच रहे हो पूरा इतना अपना सब कुछ वी आर पार्टनर्स बोल के मदद किया था। तो मैं एक बार यहीं तक इसको अभी रखूंगा, इसके आगे मैं आगे पढ़ाने के बाद, क्योंकि मुझे अभी और डिटेल में इसके जाना है, तो थोड़ा एकदम से आपको लेके भगाएंगे नहीं, अभी यहाँ तक रखेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। बट जो मैं पढ़ाया हूँ 2 मिनट सुन लो तब आगे बढ़े, ठीक है? सबसे फर्स्ट अफगानिस्तान और इंडिया, मैंने बोला एक बात कि सर पहले वार टॉर्न कंट्री है। वार टॉर्न कंट्री मतलब क्या? हमेशा लड़ाई चलते रहता है। अब तो आपको खुद आइडिया भी हो गया कि लड़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो चल रहा नहीं चल रहा है। अच्छा, एक फैक्टर कीवर्ड याद रखने के लिए कैसे याद रखो चीज़ों को समझना, बहुत जोर लगता है इस चीज़ों को समझना।
देखो, आप पहले ये याद रखो कि अफगानिस्तान का संबंध इंडिया से तो पहले से था। और आपको मैंने बोला काबली वाला जो कहानी आप पढ़े थे, तो काबली वाला कहानी इंडिया अफगानिस्तान, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है, उसमें अफगानी का जिक्र है। दूसरा मैंने बोला ऐतिहासिक संबंध भी है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तीसरा मैंने ये बोला था कि सर ब्रिटिशर्स जो हैं वो हथियार वगैरह सब देते थे अफगानिस्तान को और बोलते थे कि बस तुम रहो और उधर से रसिया को आने मत देना। तो संबंध तो हमारा पहले से अफगानिस्तान से ठीक ठाक था। आगे बढ़ते बढ़ते जब सिचुएशन आया तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें हुई उत्पन्न। कोल्ड वार की वजह से रसिया यहाँ तो था कहाँ, अफगानिस्तान में, तो कौन पीछे पीछे आएगा, अमेरिका। और जैसे ही पाकिस्तान को बोला गया किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा कि भड़काओ, तो जाके बोला कि कम्युनिस्ट जो है भगवान पे भरोसा नहीं करता है, तुम लोग इस्लाम हो, इस्लाम यहाँ रहना चाहिए। अब वहाँ पे इस्लामिस्ट ग्रुप को बुलाया, उन लोगों को ले आकर पाकिस्तान में ट्रेनिंग किया। उस ग्रुप का नाम क्या पड़ा, मुजाहिदीन। और मुजाहिदीन लोगों को फिर यूज करने गया, बोला कि अब जाओ और रसिया से लड़ो, रसिया को भगाओ, हम तुमको सरकार बनाएंगे। क्या समझ आ रहा है? जब सरकार बनाने की बात आई, मुजाहिदीन ने, उसके बाद अमेरिका पलट गया अपने वादे से और मुजाहिदीन में भी दो ग्रुप बट गए। और उस ग्रुप ने बोला क्या कि हमको एक बदला लेना है, और एक ग्रुप बोला हमको सरकार बनाना है। अल्टीमेटली नॉर्दर्न अलायंस भी सरकार नहीं बना पाया क्योंकि आपसी सहमति नहीं बनी। अलकायदा का एक ही काम था क्या, बदला लेना। तब तक जो जूनियर ग्रुप थे उनको बुला के ले आया गया और सरकार बना दिया गया। अमेरिका ने बोला अब यहाँ पे हम लाएंगे क्या, डेमोक्रेसी। अच्छा, ये डेमोक्रेसी जबरदस्ती का था कि नॉर्मल था? जबरदस्ती डेमोक्रेसी। वोट में लाइन खड़ा, कुछ लोगों को पता ही नहीं इलेक्शन हो रहा है क्या होता है। यहां से इलेक्शन हुआ, हामिद करजाई जीत गए। अब हामिद करजाई जीते तो उनको खुद पता नहीं कि करना क्या है। उसके बाद इंडिया को ऑफर किया गया कि आप आइए और यहाँ पे मदद करिए डेमोक्रेसी में, आइए यहाँ पे हनुमान यज्ञ होने वाला है, थोड़ा आप अपना चंदा उंदा दीजिए। अब ये इंडिया मुंह उठा के कहाँ पहुंचे, अरे कहाँ, जोर से बोलना, ये मुझे पाकिस्तान क्यों सुनाई दे रहा है? फिर से बोलना क्या, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान जब आया तो दो चीजें हुई। अफगानिस्तान के यहाँ पे सर पहले से ही रसिया तो काबिज था, ठीक है, लेकिन अब तालिबान ने दो काम हामिद करजाई के साथ मिलकर किया। ये भी हामिद करजाई जब लोगों के पास गए तो लोगों को भी ये पता नहीं है कि ये कौन है, क्या करना चाहता है। इंडिया ने सर्वे किया तो पता चला कि लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए, तो इंडिया ने मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल वीज़ा फ्री में देना शुरू किया। और इतने भीड़ बन गए कि 4 जगहों पे कॉन्सुलेट्स खोलना पड़ा। क्या क्या, पहला हेरात, दूसरा कंधार, मजार शरीफ, जलालाबाद, वापस हेरात, कंधार, वंस मोर, हेरात, कंधार, मजार शरीफ, जलालाबाद। ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जगह बार बार न्यूज में आएगा, मैं बता दूं आपको, इसलिए आपको इसका जिक्र करना है। और कॉन्सुलेट्स क्या होता है, एम्बेसी की एक शाखा। एम्बेसी हमेशा एक होता है कि 1000? एक। और कहाँ होगा, हमेशा कैपिटल में। तो यहाँ तक के प्रोसेस आया, मेडिकल टूरिज्म हेल्प किया। इंडिया का यहाँ से काफ़ी आगे स्कोप बढ़ा, अफगानिस्तान के साथ बॉन्डिंग भी हुआ। लेकिन अभी आगे बाकी है कि सर कैसे नॉर्दर्न अलायंस, कैसे अलकायदा और कैसे इन दोनों ग्रुप ने साठगांठ मिलकर आगे पाकिस्तान को भी बर्बाद किया है, अमेरिका को भी बर्बाद किया है, और इंडिया का इन सब में सबसे रिलेशन कैसे बना है, उस सारा कुछ जिक्र होगा। आगे आपको ये भी पता चलेगा कमाल का चीज़ कि सर वो सारे के सारे मुजाहिदीन जिनका ट्रेनिंग पाकिस्तान में होता था, उसके सबसे सीनियर का ट्रेनिंग इंडिया में होता था। और यहां आपको पता चलेगा कि रॉ ने क्या बोला, इधर जूनियर को रहने दो उधर। इंडिया ने सीधा एक ही शर्त बोला था, जब हेल्प मांगने आया मुजाहिदीन, तालिबान हेल्प मांगने आया इंडिया से कि हमको ट्रेनिंग चाहिए। इंडिया बोला ट्रेनिंग सिर्फ हम आपके सीनियर को देंगे, जूनियर से बात अपन। तो बोला ठीक है। तो सर पिछले 10 साल से, मतलब उस समय के हिसाब से 10 ईयर से मुजाहिदीन के सीनियर ऑफिशियल्स का ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुआ है, आपको पता नहीं, और वो भी खुफिया तरीके से। लेकिन सारा का सारा अनऑफिशियल है। और आप बोलोगे सर मेरे को कहाँ से पता चला? मैं जो बुक और जिस चीज़ से मैं जो पढ़ा हूँ, ऑलरेडी खुद रिटायर्ड रॉ के खुद एजेंट हैं। और ये कभी भी आपको एक्सेप्शनली पहले नहीं मिलेगा। पहले किताबें लिख दिया जाता था, रॉ को ये इजाज़त था कि वो अपना एक्सपीरियंस किताबों में लिख सकता था, अब बंद कर दिया गया। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई कैन गारंटी हूँ, आप जाके कहीं भी किसी बुक में पढ़ लो, आपको मिल जाएगा। तो मेरे से आकर मिलना, बस एक ही एक बुक है, और उस बुक को पीछे वही जो सबसे ज़्यादा पढ़े तब जाकर वो पता चला, जैसे हैं जो खुद आयर के। आज आप पढ़ते हैं ये राजीव वहीर का स्पेक्ट्रम,
वो खुद एक आईपीएस हैं, आईपीएस के बाद खुद उनकी ट्रेनिंग अलग होने लगी। तो सर ये जो आईआर का पहलू है ना, आप सोचोगे क्यों, जब तक ये डेप्थ में नहीं जाओगे, मेरी बात 2 मिनट सुन लेना, आपको हिस्ट्री गोल हो जाएगा, आपका करंट अफेयर गोल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको पता चल गया कि तालिबान अभी सरकार में है और इंडिया का संबंध तालिबान से अच्छा है, तो आपको ये नहीं पता है क्या कि आगे फ्यूचर में भी तालिबान और इंडिया का संबंध अच्छा हो जाएगा? 370 जब हटा तो तालिबान ने एक ही बात बोला, ये इंडिया का मसला है और हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका बार बार बोल रहा है कि हम समझौता करेंगे। ए जयशंकर बोला कौन बे तू? ए जयशंकर सीधा बोला ये हमारा आपसी मुद्दा है और ये हम खुद समझाएंगे और ये आंतरिक मामला है। तो अमेरिका जैसा देश जो ऐसा करके, डोनाल्ड ट्रंप बार बार, जबकि इधर नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी हाउडी चल रहा है, समझ में। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि भारत अगर चाहे तो हम कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। क्या सुन पा रहे हैं? और जब मैं आपको कश्मीर का मुद्दा पढ़ाऊंगा तब आपको एक बात पता चलेगा कि ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने साइन कर दिया था कि जीवन में इसके बाद कभी भी हमारे और आपके बीच में कोई तीसरा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नहीं बोलेगा। ये आम आदमी को पता ही नहीं, उनको ये लगता है वो ऑलरेडी पाकिस्तान ने साइन कर दिया, इसी वजह से तो पाकिस्तान कुछ नहीं बोल पाता है, ये तो इतना आराम से नहीं बैठ पाएगा वो। और इंडिया ने कितने ढंग से किया है ना, सारा एक ही दिन ही बताएंगे सर, आपको आगे से बताएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। तो मजा आया क्या? अरे ईमानदारी से यस और नो? आगे कल कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए।